ही थी उसको 18 लाख रुपए में बेच दिया फ्रॉड करके। बराबर है भाई, फ्रॉड तूने किया है कि हम लोग ने किया है? तूने किया है। बराबर है। जब वो गांव पे लेके गया तो गांव तक तो गाड़ी पहुंची नहीं, रास्ते में मैकेनिक था, मैकेनिक ने उसको सारी बातें बताई कि तेरा कट चुका है। बराबर है क्या? अब वो फ्रॉड का क्लेम कर रहा है। बराबर है क्या? पूरे के पूरे एलएलपी के खिलाफ, पूरे के पूरे एलएलपी के खिलाफ। क्या एलएलपी के खिलाफ बनता है? आंसर इज यस, क्योंकि एलएलपी के पार्टनर ने हरकत की है। बट क्या एलएलपी के खिलाफ केस बनता है तो क्या एलएलपी के पार्टनर लायबल रहेंगे? मैं और रंजन लायबल रहेंगे इसके लिए? नहीं, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है तो ये और एलएलपी लायबल रहेंगे, बाकी के दो पार्टनर लायबल होने वाले नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? आर यू श्योर? अब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, मेरी बात को ध्यान से समझना, अब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ये बात साफ लिखी हुई है कि किसी पार्टनर के गलत एक्ट की वजह से अगर एलएलपी को नुकसान होता है तो वो पार्टनर एलएलपी को इंडेमनीफाई करेगा। तो आज एलएलपी के ऊपर केस इसलिए बना क्योंकि एलएलपी का पार्टनर उसके बिहाफ में एक्ट कर रहा था। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया? हां, लेकिन फ्रॉडुलेंट वे में एक्ट किया। तो आज एलएलपी अगर केस हारेगी तो एलएलपी तो पूरा का पूरा उसको हर्जाना देगी बेटा, लेकिन एलएलपी तेरे हिस्से से काटेगी क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। पक्का? तो थर्ड पार्टी के लिए तो तू भी लायबल है और एलएलपी भी लायबल है, बट रंजन और मैं लायबल क्योंकि एलएलपी के अंदर एक पार्टनर की एक्ट की वजह से दूसरे पार्टनर लायबल होते। सेम सिनेरियो बैठा लो तुम पार्टनरशिप में, इसकी वजह से हम तीनों लायबल रहेंगे। एंड यही कारण था टेक्सास के अंदर जहां पे जो बाकी के पार्टनर ने उड़ता तीर लिया था उनको तकलीफ हुई थी उस तीर से। बराबर? इसकी वजह से क्या लाया गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लायबल हो रहे थे बेफिजुल की वजह से, जस्ट बिकॉज हम पार्टनर थे और हमारा कोई गिल्टी माइंड नहीं था। यही चीज एलएलपी के अंदर प्रोटेक्ट होती है, वो कंसर्न पार्टनर और एलएलपी आपस में निपटेंगे, बाकी पार्टनर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ऑफ अदर पार्टनर की वजह से लायबल होने वाले नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ऑल्दो मैं आपको एक और क्लैरिटी देना चाहता हूं, आप पार्टनरशिप डीड के अंदर में भी ये बात लिख सकते हो, किसी एक पार्टनर की वजह से अगर फर्म को नुकसान होता है तो वो पार्टनर बाकी के पार्टनर को इंडेमनीफाई यानी कि फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, जो हमने एलएलपी एग्रीमेंट में किया था। ये पार्टनरशिप में भी संबंध है, पॉसिबल है। बट प्राइमा फेसी पहली झलक में तो एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज एक्ट ऑफ क्या है? ऑल, जो कि प्राइमा फेसी एलएलपी में पहले क्लियर हो जाता है कि भैया एलएलपी के बाकी पार्टनर लायबल होने वाले नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? आर यू श्योर? पार्टनरशिप फर्म है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। बराबर है? 3 साइट चल रही है, तीनों साइट में एक एक पार्टनर सुपरवाइजर गिरी कर रहे हैं। हाइट में काम चल रहा है, जब हाइट में काम चलता है तो ये आपका प्रिकॉशन होता है कि आप एक नेट लगाते हो कि कोई भी ईटा पत्थर नीचे ना गिरे और राहगीरों को चोट ना पहुंचे। एक पार्टनर लापरवाह था, बोले छोटा सा तो काम है 1 घंटे का, चलने दो, कोई नेट नहीं लगाया, कोई सेफ्टी मेजर नहीं, लेबर के पैर से एक ईटा टकराया, सीधा नीचे गिरा, सामने वाले का सर खुल गया पूरा कलिंदर जैसे। बराबर है क्या? अब ये जो पार्टनर की हरकत है, जिसका घर उजड़ा है, जिसके सिर से मां बाप का साया उठ गया, जिसकी बीवी विधवा हो गई, जिसके मां बाप का लड़का चले गया, अब वो पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। भाई साहब, तीनों के तीनों पार्टनर लायबल हैं। जब हर्जाना देंगे तीनों देंगे, बाद में तुम आपस में क्या निपटोगे तुम देखो। प्राइमरीली तो तीनों के तीनों पार्टनर लायबल रहोगे क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से सामने वाले का घर उजड़ गया। बट व्हेन इट कम्स टू एलएलपी, 3 पार्टनर है, तीनों एक दूसरे के काम नहीं कर रहे हैं, एलएलपी के लिए काम कर रहे हैं। ईटा नीचे गिरा, सर खुला, वो पार्टनर की वजह से एलएलपी लायबल है, बाकी के दो पार्टनर लायबल नहीं है। जो पार्टनर लापरवाही किया उसकी वजह से एलएलपी लायबल है, बाकी के दो लोग लायबल नहीं है। तो जो केस बनेगा ना, वो केस पार्टनर के खिलाफ नहीं बनेगा, एलएलपी के खिलाफ बनेगा। एलएलपी को बाद में तेरे से क्या निपटना होगा वो एलएलपी समझेगी, लेकिन तेरी वजह से एलएलपी लायबल हो रही, बाकी के दो पार्टनर लायबल, क्योंकि एलएलपी के अंदर एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज एक्ट ऑफ ऑल होता नहीं है और पार्टनरशिप में एक्ट ऑफ वन पार्टनर एक्ट ऑफ ऑल। डिफरेंस समझ पा रहे हो? पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती, इसलिए तो बोलते हैं एक काम कर रहा है सारे काम कर रहे हैं। ऑल पार्टनर इज इक्वल टू पार्टनरशिप फर्म, कोई सेपरेशन। लेकिन एलएलपी में ऑल पार्टनर्स इज इक्वल टू एलएलपी बोलो तो नहीं चलने वाला है, वो पार्टनर ही है, ये एलएलपी है, दोनों क्या है? अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? आर यू श्योर? तो भाई साहब वहां से आते 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 मतलब पहले आया टेक्सास में, फिर आया यूके में, फिर आया सिंगापुर में, फिर आया गल्फ कंट्री में, लास्ट आया था सिंगापुर में 2005, उसके बाद 2008 में हमने फॉलो किया। हमारी आदत हमसे लास्ट में आते हैं। बराबर है? यूके ने भी पहले ले आया था 2005 के बाद अपन किसमें आए? 2008। पक्का? यहां तक की चीजें समझिए, ये बेसिक है। क्या है ये? बेसिक। अगर आप देखोगे एलएलपी को प्यार से अल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। अल्टरनेट कॉर्पोरेट फॉर्म क्यों? एक कंपनी तो है नहीं, क्या है ये? एलएलपी। लेकिन सुविधाएं तो पूरी कंपनी की दे रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है, ये सारे फीचर तो कंपनी के, बट तू कंपनी नहीं है। कंपनी अलग है, कंपनी के फायदे, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, कंपनी में मेंबर होते हैं, एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और पार्टनर होते हैं। तो कंपनी तो नहीं है, कंपनी के जैसी है, इसीलिए बोल रहा है अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल, कि ना तो कंपनी है बट कंपनी से कम भी नहीं। कंपनी का क्या है? अल्टरनेट। रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां, एक प्यूमा होता है, कूमा होता है, हां अभी बस तो वैसा वाला है कि भाई एग्जैक्टली तो नहीं है बट फीचर सारे वैसे दे रही है। बराबर है क्या? बड़ो जीवन में आगे। नाउ लेट अस स्टार्ट कहां से? सेक्शन नंबर 1 से। कहां से? सेक्शन नंबर एलएलपी समझ में आ रहा क्या? चलिए अब भाई साहब मुद्दा ऐसा है, आधे घंटे का इंट्रोडक्शन हुआ, बताओ। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 साथ हो। मैं शुरुआत कर रहा हूं इसकी कहां से? सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है 1 के अंदर, ताकि आपकी क्लैरिटी, इस एक्ट की वजह से आप बाकी आपको थोड़ा और बेहतर समझने लग जाओगे। सुनना, सेक्शन नंबर 1 पे सबसे पहले सब सेक्शन नंबर क्या है? 1, जो बात करता है किसकी? शॉर्ट टाइटल की। दूसरी बात करता है एक्सटेंड की। तीसरी बात करता है किसकी? कमेंसमेंट की। आइए एक एक करके समझते हैं, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। लेजेंड सर, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज बिग। शुक्रिया। एग्जांपल्स आर सो क्रिस्टल क्लियर हो गया, बढ़िया। टिकटॉक बन गया किस बात का? चलिए ध्यान देंगे। शॉर्ट टाइटल, एवरीबॉडी क्या तो मेरे साथ हो? बताएंगे शॉर्ट टाइटल क्या है? द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 साथ हो। एक्सटेंड में तो सोचने का ही नहीं, टू द होल ऑफ इंडिया, टू द होल ऑफ इंडिया। भाई देख, अब जो लिखवा रहा हूं उसको लिख ले, एटलीस्ट इसके पहले का लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से तेरे को सवाल नहीं आएगा, बेसिक से तेरे को समझने को अच्छा आएगा। एवरीबॉडी साथ हो। अब कमेंसमेंट की जब बात आती है, किसकी बात आती है? कमेंसमेंट की। तो इस पे बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा डेट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रोवाइड डेट। किसकी? कमेंसमेंट की। इस पे ऐसे लिखता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। क्या लिखता है? इट शैल कम इनटू फोर्स, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो मैंने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब। क्या लिखता है? इट शैल कम इनटू फोर्स, इट शैल
come into force on such date as the central government may prescribe। तो मैंने बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रिस्क्राइब करेगी, कमेंसमेंट की डेट। कुछ गलत लिखा क्या? दिखाऊं तुमको क्या लिखा है इस पे, देख लो तुम एक बार, ठीक है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो मैंने वही लिखा कि भैया कौन से डेट में आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्रोवाइड करेगा, कमेंसमेंट की प्रोवाइड करेगा। इसी में साथ में एक प्रोविजन है, क्या है इसके साथ में, लिखता है प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट, बोलो ना, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये सेम बातें लिखी थी सेक्शन 1 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। तो मैंने वही लिखा कि भैया कौन से डेट में आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट प्रोवाइड करेगा, कमेंसमेंट की प्रोवाइड करेगा। इसी में साथ में एक प्रोविजन है, क्या है इसके साथ में, लिखता है प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखता है, प्रोवाइडेड दैट, बोलो ना, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये सेम बातें लिखी थी सेक्शन 1 सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट डेट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए बता सकती है, क्योंकि 1956 से इमीडिएटली आप 2013 ला रहे हो, पहले सीखने समझने का मौका तो दो। मैंने एग्जांपल मारुति और एमजी हेक्टर का दिया था कि अब तक तो मारुति चला रहे थे, वहां पे बटन लॉक भी नहीं था, जिसको अपन क्या बोलते हैं यार, रिमोट अनलॉकिंग, बराबर है, सेंटर लॉकिंग, यस। तो भाई साहब पहले आप चाबी से खोलते थे, अच्छा चाबी से खोलते थे तो ड्राइविंग सीट खुलती थी। आज तुम अगर अनलॉक का बटन दबाओ तो चारों दरवाजे खुलते हैं, चारों दरवाजे बंद भी होते हैं, फिर आप चाबी से की करके चालू करते थे, स्टार्ट स्टॉप बटन है। आर गेटिंग माय पॉइंट? आज आप बटन्स पे गाने चलाते हो, वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, सावन इंटीग्रेटेड है तुम्हारे ऑडियो प्लेयर में। पहले डलते थे कैसेट, वो चल नहीं रहा तो खटखट मारे, दो बार फिर से घुसा दिए। आर गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, एसी मैनुअल थी, आज ऑटोमेटिक भी हो सकती है, पक्का। क्लच रहता था, गियर बदलना पड़ता था, आज क्लच नहीं, आप ऑटोमेटिक चला रहे हो। तो सीधा आप मारुति से एमजी हेक्टर में बैठोगे तो समझने का वक्त तो लगेगा कि गाड़ी चलेगी कैसे, आप क्लच फाइंड आउट करो जो है ही नहीं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए धीरे 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 हर सेक्शन को किया गया। इसी प्रकार से जब 2008 पे इस एक्ट को लाया गया तो भाई पहले एलएलपी क्या ये समझोगे, फिर उस पर काम करना शुरू करोगे। तो प्रोविजन में भी यही लिखा था कि इस एक्ट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट डेट बता सकती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए, जैसे कंपनीज एक्ट लेता साथ हो। तो प्रोविजन में यही बोला, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस बोलूं या डिफरेंट सेक्शंस बोलूं, साथ हो एवरीबॉडी, डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट सेक्शंस, साथ हो, पक्का, श्योर। तो शॉर्ट टाइटल हुआ, एक्सटेंड हुआ, कमेंसमेंट हुआ। आइए देखो यही पढ़ा है क्या, द एक्ट में बी कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। उस दिन को फोर्स आएगा जब सीजी बताएगी डिफरेंट डेट्स बता सकते हैं डिफरेंट प्रोविजंस के लिए, पक्का। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक, सर हम जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े थे उसका सब सेक्शन जब 1 पढ़े थे, सेक्शन 1, तो उस पे शॉर्ट टाइटल भी था, एक्सटेंड भी था, कमेंसमेंट भी था, एप्लीकेबिलिटी थी सब सेक्शन नंबर 4 पे। इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बताया, सब सेक्शन नंबर 4 नहीं। हाँ मैडम बोलिए, वो टाइटल से समझ रहा था मैडम, कंपनीज एक्ट भी टाइटल से समझ रहा था, कंपनीज एक्ट, हाँ बराबर। सर कंपनीज एक्ट भी नाम से समझ रहा है कि कंपनी पे लगेगा, एलएलपी एक्ट भी नाम से समझ रहा है एलएलपी पे लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट भी नाम से समझ रहा है पार्टनरशिप में लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी नाम से समझ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पे लगेगा, बराबर है। तो सर कंपनीज एक्ट 2013 में जो सबसेक्शन नंबर 4 दिया था, क्या देने की जरूरत थी, क्योंकि सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सबसेक्शन नंबर 4 एप्लीकेबिलिटी देने के दो कारण थे। कारण नंबर 1, वो सिर्फ कंपनी पे नहीं लगता, वो बॉडी कॉर्पोरेट में भी लगता। तो अगर हम नहीं बताते तो हम एज द नेम सजेस्ट हम सिर्फ कंपनी में लगाते, हम बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर कर देते। हमको उन बॉडी कॉर्पोरेट को इस पे लेना था जो नोटिफाइड बाय सीजी, जैसे आज हम एफसीआई और एनएचएआई को कवर करते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट अ कंपनी। ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये था सर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनके सेपरेट एक्ट भी हैं, फिर भी कंपनीज लगता है। ये कारण नहीं था बताने का, क्योंकि है कंपनी तो लगेगा। कारण एप्लीकेबिलिटी बताने का ये था कि कंपनीज एक्ट और इनके खुद के एक्ट कल को जब लड़ाई करेंगे तो जीतेगा उनका एक्ट। ये क्लैरिटी देने के लिए उनको एप्लीकेबिलिटी घुसानी पड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
कि भाई कंपनीज एक्ट में हमको एप्लीकेबिलिटी दो रीजन के लिए देनी थी कि सिर्फ कंपनी में नहीं लगता, वो बॉडी कॉर्पोरेट में भी लगेगा जो नोटिफाइड बाय क्या है, सीजी। दूसरा इंश्योरेंस बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी में भी लगेगा क्योंकि है तो वो भी कंपनी, बट उनके सेपरेट एक्ट अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उनका सेपरेट एक्ट प्रिवेल करेगा ओवर कंपनीज। ये सबसेक्शन तुम डालते नहीं तो हमको पता कैसे चलता कि कहां पे किसको लड़ाई हो रही, तो किसको पीछे लेना और किसको आगे। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, वहां पे सबसेक्शन नंबर 4 दिया गया कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऐसे ऐसे जाएगी। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब एलएलपी एक्ट के अंदर एज द नेम सजेस्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी पे लगेगा, सबसेक्शन नंबर 4 नहीं मिलेगा, एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाम पे किया है, कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा, आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप में लगेगा, आपको एप्लीकेबिलिटी का कोई प्रोविजन नहीं मिलेगा पार्टनरशिप के अंदर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्लियर है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका सब्जेक्ट मैटर गुड्स रहेगा उस पे ही लगेगा सेल ऑफ गुड्स, कहीं पे भी एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी। पूरे बेयर को छान मारना, एप्लीकेबिलिटी दिखने वाली जहां पे एक्ट का नाम अपने आप से ही सजेस्ट कर रहा है वहां पे एप्लीकेबिलिटी की जरूरत होती नहीं है, बट जहां पे आपको पता है कि एक्ट का नाम सजेस्ट तो कर रहा है बट इसको किसी और चीज में भी लगाना है, आपको एप्लीकेबिलिटी वहां पे देनी पड़ती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, लेबर लॉ का पार्ट है, सीएमए इंटर में मैं पढ़ाता हूं, एप्लीकेबिलिटी दी है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी समझते हो? कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल लगातार जब सर्विस देता है और उसके बाद अगर रिटायरमेंट लेता है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है एक लम सम अमाउंट ऐसे गिफ्ट के तौर पे उसको दे, ग्रेटिट्यूड, दैट्स अ ग्रेच्युटी, तूने लॉयल्टी दी है। अब किसको लगेगा ये? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो ये भी है, एजुकेशन सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन तो फैक्ट्रियां भी है, ऑर्गेनाइजेशन तो आईटी कंपनी भी है, तो वहां पे क्राइटेरिया बताना पड़ा कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पे नेम सजेस्ट नहीं कर पा रहे कि किस पे लगेगा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी पे लगेगा, भाई ग्रेच्युटी क्या है वो तो देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो जहां पे नाम खुद से कुछ सजेस्ट नहीं कर पाता है वहां पे एप्लीकेबिलिटी आएगी, जहां पे नाम सजेस्ट तो कर रहा है लेकिन जिसको सजेस्ट कर रहा है उसके अलावा भी किसी पे लगाना है वहां पे एप्लीकेबिलिटी आएगी, यहां पे आने वाली नहीं है। साथ हो, शॉर्ट टाइटल हुआ, एक्सटेंट हुआ, कमेंसमेंट हुआ, तो कमेंसमेंट की डेट आपको पता होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए। आइए बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं इसमें। ये वाला जो बिल है एलएलपी बिल, ये पहले राज्यसभा में पास हुआ, कहां पास हुआ? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास हुआ 24 अक्टूबर 2008 पे। लोकसभा में ये पास हुआ, अरे लोकसभा में ये पास हुआ, कब पास हुआ है? 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2008। एवरीबॉडी मेरे साथ हो? तुम्हारे मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि सर पहले राज्यसभा में कैसे पास हो सकता है ना? पल तेरे गंदा गंदा मुंह इसलिए बनाना। हाँ, कि सर पहले राज्यसभा में कैसे पास हुआ और बाद में लोकसभा में कैसे हो रहा है? बराबर, पहले तो लोकसभा में होना चाहिए, राज्यसभा में ये तब होता है जब मनी बिल होता है। फाइनेंस बिल हुआ, जीएसटी के संबंध, जो जिसका संबंध फाइनेंस है, मनी से है, तो पहले लोकसभा में जाएगा बाद में राज्यसभा। नहीं तो कोई पत्थर की लकीर नहीं कि कोई बिल पहले लोकसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है फिर लोकसभा में भी जा सकता है, बट मनी बिल रहा जैसे फाइनेंस वाला रहा पहले लोकसभा ही पास करेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो 24 अक्टूबर 2008 को किसने पास किया? राज्यसभा ने। लोकसभा ने कब पास किया? 12 दिसंबर। फाइनेंस बिल हुआ, जीएसटी के संबंध, जो जिसका संबंध फाइनेंस है, मनी से है, तो पहले लोकसभा में जाएगा बाद में राज्यसभा। नहीं तो कोई पत्थर की लकीर नहीं कि कोई बिल पहले लोकसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है फिर लोकसभा में भी जा सकता है, बट मनी बिल रहा जैसे फाइनेंस वाला रहा पहले लोकसभा ही पास करेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो 24 अक्टूबर 2008 मनी से है, तो पहले लोकसभा में जाएगा बाद में राज्यसभा। नहीं तो कोई पत्थर की लकीर नहीं कि कोई बिल पहले लोकसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है फिर लोकसभा में भी जा सकता है, बट मनी बिल रहा जैसे फाइनेंस वाला रहा पहले लोकसभा ही पास करेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो 24 अक्टूबर 2008 को किसने पास किया? राज्यसभा ने। लोकसभा ने कब पास किया? 12 दिसंबर। प्रेसिडेंट साहब की असेंट, बोलो कभी प्रेसिडेंट साहब की असेंट कब आई है? 7 जनवरी 2009। 7 जनवरी 2009। अब यहां तक अगर मैं रुक जाऊं तो कायदे से तो सर एलएलपी एक्ट 2009 होना था इसको। हेलो, क्योंकि सर जब प्रेसिडेंट साहब हमको असेंट देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उस डेट को बोलते हैं इनएक्टमेंट डेट। कुछ याद आ रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं? इनएक्टमेंट डेट। एवरीबॉडी, अभी इनएक्ट हुआ, अभी कमेंस हुआ नहीं, क्योंकि कमेंसमेंट तो सीजी बताएगी। कमेंसमेंट कौन बताएगी? आज तो कानून बना है, पालन कब से करना है ये कौन बताएगा? सीजी। तो सीजी ने कमेंसमेंट डेट बताई। सीजी ने क्या बताई? कमेंसमेंट डेट। क्या बताई? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट इज 31 मार्च 2009। 2009 से एलएलपी एक्ट हमारे जीवन पे आ गया था, 31 मार्च 2009। विधि जी क्या हुआ? डाउट आ रहा है कि कैसे डेट चल रही है? बताओ नम्रता जी। मैं भी हंसूंगा, मेरे को हंसना है, बताओ। हाँ बोलो, अरे बता दो यार, थोड़ी रिश्ता लेके आए, तुम्हारे इतना शर्मा रहे हो। हाँ हाँ, एक दूसरे को देख कैसे जा रहे हैं आप? चलिए, बहुत बढ़िया है गर्ल्स, बराबर। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट साहब ने कौन से साल पे असेंट दी है, फर्क पड़ता है कि जो सीजी है, सभा है, लोकसभा और राज्यसभा, कौन से साल पे उसको पास किया है। आप अगर देखेंगे तो दोनों सभा ने उसको कब पास किया है? 2008। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें से एक भी सभा अगर 2009 पे इसको पास की होती तो क्या मानते? दोनों सभा ने कब पास किया? 2009, क्योंकि दूसरी सभा ने तो 2009 पे किया, क्योंकि दोनों सभा ने कब दिया? 2008। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने कौन से साल पे असेंट दी है, फर्क पड़ रहा है कि दोनों सभा ने इस बिल को कौन से साल पास किया। वो 2008 था, इसीलिए उसके नाम पे है एलएलपी एक्ट 2008, लेकिन उसका कमेंसमेंट डेट है, कमेंसमेंट डेट तो अलग हो सकती है। अब जैसे हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, 29 अगस्त को प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दी, उसके अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट में आ रहे हैं, तो कमेंसमेंट डेट तो डिफरेंट हो सकती है, बट आपके कमेंसमेंट डेट के हिसाब से सन डिसाइड नहीं होगा। कंपनीज एक्ट के अलग अलग सेक्शन 2014 में कमेंस हुए, तो कंपनीज एक्ट 2014 कर देंगे क्या? नहीं। मुद्दा ये है, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोल रहा था, ये एक्ट तो कमेंस हो गया है 30 तारीख को ही। 29 को प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दी थी, 30 को उसको पब्लिक में डाल दिया था ऑफिशियल गैजेट में, बोला पहला वाला सेक्शन आज ही आ गया है, 30 अगस्त को पहला सेक्शन। अब पहला सेक्शन मतलब कंपनीज एक्ट, इसलिए बोला कंपनीज एक्ट 2013। इसी प्रकार से भाई साहब 2008 में इसको पास किया प्रेसिडेंट साहब ने, भले इसको 7 जनवरी को क्या दी है? असेंट, फिर ये कमेंस हुआ 31 मार्च को, लेकिन जिस साल पे दोनों सभा ने क्या किया है पास, वो है एलएलपी एक्ट 2008। पक्का बड़ू जीवन पे आगे। अब आपको कमेंसमेंट डेट भी पता चल गई है, जो कि है 31 मार्च 2009, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेट बताई है वो कौन सी है? 31 मार्च 2009। साथ हो एवरीबॉडी। तो सर एप्लीकेबिलिटी तो बताई नहीं है, अरे एप्लीकेबिलिटी तो बताई नहीं है, तो हमको तो पता है ना एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है। अरे एप्लीकेबल किसके ऊपर है? बोले एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एप्लीकेबल टू क्या है? एलएलपी। कंपनी से कंपनी में लग रहा था तो हमको सेक्शन 2 क्लॉज 20 में उसकी डेफिनेशन मिली। अब एलएलपी एक्ट क्योंकि नाम से ही बता रहा है मैं किस पे लगूंगा? एलएलपी। तो एलएलपी की डेफिनेशन मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 2 पे, सब सेक्शन नंबर 1 पे। मैं 2 पे क्या बोल रहा हूं? सब सेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज एन। क्या बोल रहा हूं? क्लॉज। सर अब तक तो आप सेक्शन 2 में हमको सिखाया जैसे क्लॉज क्लॉज चलता है, आप सबसेक्शन में उतर गए, मैं तो क्लॉज बोल ही रहा हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज एन, यानी कि इस पे 2 सबसेक्शन है, पहले वाले सबसेक्शन में सारे डेफिनेशन है और दूसरे सबसेक्शन में क्लैरिटी है, ये भी जरूरी था, उसका भी लॉजिक आपको मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 2 पे, सबसेक्शन नंबर 1 पे।
तो सर एप्लीकेबिलिटी तो बताई नहीं है। अरे एप्लीकेबिलिटी तो बताई नहीं है, तो हमको तो पता है ना एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है। अरे एप्लीकेबल किसके ऊपर है, बोले एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एप्लीकेबल टू क्या है, एलएलपी। कंपनी से कंपनी में लग रहा था, हमको सेक्शन 2 क्लॉज 20 में उसकी डेफिनेशन मिली। अब एलएलपी एक्ट क्योंकि नाम से ही बता रहा है मैं किस पे लगूंगा, एलएलपी, तो एलएलपी की डेफिनेशन मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 2 किसके ऊपर है। अरे एप्लीकेबल किसके ऊपर है, बोले एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एप्लीकेबल टू क्या है, एलएलपी। कंपनी से कंपनी में लग रहा था, हमको सेक्शन 2 क्लॉज 20 में उसकी डेफिनेशन मिली। अब एलएलपी एक्ट क्योंकि नाम से ही बता रहा है मैं किस पे लगूंगा, एलएलपी, तो एलएलपी की डेफिनेशन मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 2 पे। सब सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबल किसके ऊपर है, बोले एप्लीकेबल टू एलएलपी। अब एप्लीकेबल टू क्या है, एलएलपी। कंपनी से कंपनी में लग रहा था, हमको सेक्शन 2 क्लॉज 20 में उसकी डेफिनेशन मिली। अब एलएलपी एक्ट क्योंकि नाम से ही बता रहा है मैं किस पे लगूंगा, एलएलपी, तो एलएलपी की डेफिनेशन मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 2 पे। सब सेक्शन नंबर 1 पे। मैं 2 पे क्या बोल रहा हूं, सब सेक्शन। सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज एन। क्या बोल रहा हूं, क्लॉज। सर अब तक तो आप सेक्शन 2 में हमको सिखाया था क्लॉज क्लॉज चलता है, आप सब सेक्शन में उतर गए। मैं तो क्लॉज बोल ही रहा हूं, सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज एन, यानी कि इस पे 2 सब सेक्शन है। पहले वाले सब सेक्शन में सारे डेफिनेशन है और दूसरे सब सेक्शन में क्लैरिटी है, ये भी जरूरी था, उसका भी लॉजिक आपको बताऊंगा साथ हो। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर एन, इस पे डेफिनेशन किसकी दी हुई है, एलएलपी की। साथ हो क्या तुम मेरे, कहता है क्या है एलएलपी, क्या है एलएलपी, तो कहता है एलएलपी मींस, कहता है एलएलपी मींस, एलएलपी पार्टनरशिप, एलएलपी मींस पार्टनरशिप, एलएलपी मींस formed, LLP means partnership formed and registered under this act, under when I say this act यानी कि LLP Act 2008। अब मुद्दा देखो, डेफिनेशन बड़ी प्यारी है। अरे डेफिनेशन बड़ी, LLP means पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनरशिप फॉर्म तो सेक्शन नंबर 4 पे भी होती है। कौन सा सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप होता है ना, तो पार्टनरशिप तो वहां पे भी होती है। आज मान लो शिवांकित और मैंने क्या कर लिया, पार्टनरशिप। तो शिवांकित और मैं 20-20 साल के कॉलेज के लड़के हैं, ठीक है, हाँ, तो 20-20 साल के लड़के हैं, हम दोनों ने पार्टनरशिप की कि हम कॉलेज के अंदर तक घुस चुके हैं, कहां से एडमिशन होता है हमको पता है। तो अब जो भी नया कैंडिडेट आएगा, जो हमारा जूनियर रहेगा, हम उसका एडमिशन कराएंगे, और कमीशन लेंगे, चेहरा देख के तिलक लगाएं। बड़े घर का लड़का दिखेगा तो बड़े घर के लड़के को बड़े घर के हिसाब से टीका लगा देंगे, बोलेंगे देख कॉलेज की फीस 10 लाख है, तेरा स्पोर्ट्स कोटे के अंदर से हम करा रहे हैं, 5 लाख रुपए डोनेशन लगेगा, 2.5 लाख रुपए बांट लेंगे, बराबर है क्या, ठीक है। चलिए बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक। अब कहता है कि एलएलपी तो फॉर्म हो गई है, सॉरी एलएलपी नहीं, पार्टनरशिप तो क्या हो गई है, फॉर्म। बट क्या भाई तेरी और मेरी पार्टनरशिप हमने एलएलपी एक्ट में रजिस्टर कराई है, तो ये सिर्फ क्या हुई, पार्टनरशिप। इसको आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलने वाले नहीं हो, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म तो हुई है, बट ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं हुई एलएलपी एक्ट 2008 में। तो जब तेरी मेरी पार्टनरशिप बेटा उफाने मारेगी, जब हम सोचेंगे चलो इसको ऑर्गेनाइज लेवल पे करा लेते हैं, हम कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, हम इसको अपनी पार्टनरशिप को एलएलपी एक्ट में जाके क्या कराते हैं, रजिस्टर, तब हमारी पार्टनरशिप को बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और जब तक हम इसको रजिस्टर नहीं कराते हैं, तब तक ये पार्टनरशिप शायद पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 4 वाली हो सकती है। आर गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो सिर्फ पार्टनरशिप बना लेने से आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहलाते नहीं हो, आपका साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए कहां पे, एलएलपी एक्ट 2008 पे। एवरीबॉडी आर विथ मी, तब जाके आपको एलएलपी बोलेंगे और आपके एलएलपी के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 लगेगा। आर विथ मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए शॉर्ट टाइटल हुआ है, अरे वाह, शॉर्ट टाइटल क्या है, द एलएलपी एक्ट 2008 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट है 31 मार्च 2009 और एप्लीकेबल है किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर। और एलएलपी डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर एन। एलएलपी मींस आप पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008, या बोलो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो भी चलेगा, पक्का। अब जो इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, सेक्शन नंबर 11 और 12 के अंदर होता है, बताऊंगा आराम से कि कैसे होता है। साथ हो क्या क्या पढ़ लिए हो, सेक्शन नंबर 1 आते हैं, सेक्शन नंबर 2। सर सेक्शन नंबर 2 पे आपने सब सेक्शन नंबर 1 बताया और सब सेक्शन नंबर क्या बताया, 2। 1 के अंदर दिया हुआ है डेफिनेशनल क्लॉज, तो 2 1 फिर ए से लेकर सारी चीजें चलेगी। 2 के अंदर क्या बोला है एवरीबॉडी, 2 के अंदर क्या बोला है, साथ हो आप मेरे। मैं 2 के अंदर क्या बोला है उसको समझाने के पहले आपको समझाना चाहता हूं कि 5 के अंदर क्या बोला है। एवरीबॉडी आर विद मी, तब आप ज्यादा बेहतर समझोगे। सेक्शन नंबर 5 बोलता है हु मे बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी, हु मे बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। क्या तुम मेरे साथ हो, यहां पे कहता है 1 फिर ए से लेकर सारी चीजें चलेगी। 2 के अंदर क्या बोला है एवरीबॉडी, 2 के अंदर क्या बोला है, साथ हो आप मेरे। मैं 2 के अंदर क्या बोला है उसको समझाने के पहले आपको समझाना चाहता हूं कि 5 के अंदर क्या बोला है। एवरीबॉडी आर विद मी, तब आप ज्यादा बेहतर समझोगे। सेक्शन नंबर 5 बोलता है हु मे बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी, हु मे बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। क्या तुम मेरे साथ हो, यहां पे कहता है एक इंडिविजुअल भी बन सकता है एवरीबॉडी, और एक बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी की क्या बन सकती है, पार्टनर। क्या तुम मेरे साथ हो। अब कहता है इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट कौन सी, बताओ आप बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट कहां डिफाइंड है, 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बट अब एलएलपी पढ़ रहे हैं हम, वाला क्यों लेंगे डेफिनेशन। अरे हेलो, नहीं समझ पा रहे हो भाई, बोला एलएलपी का पार्टनर कौन बन सकता है, तो बोले एक इंडिविजुअल बन सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट। क्या तुम मेरे साथ हो, हेलो एवरीबॉडी। तो कहता है भाई एक तो क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, एक तो क्या है इंडिविजुअल। क्या तुम मेरे साथ हो, तो कहता है भाई साहब ये जो क्या है बॉडी कॉर्पोरेट और ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो हमको समझ में आता है, बॉडी कॉर्पोरेट का 211 वाला लेंगे क्या, 211 तो भाई कंपनीज एक्ट का था, हम तो एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर डी में, 21D 21 बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन यहां पे दी है। अब मैं यहां पे बताना चाहता हूं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्या है, ताकि मैं आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 2 अच्छे से समझा पाऊं। कहता है बॉडी कॉर्पोरेट, अरे कहता है बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, अरे मींस अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, बराबर है। और फिर कहता है एंड इट इंक्लूड्स एंड इट एलएलपी अंडर दिस एक्ट, एलएलपी आउटसाइड द इंडिया, एलएलपी अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। 4 चीज बोला है, वापस से बोलता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, बराबर है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, बोल नहीं सकता, कैसे बोलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट कैसे बोलेगा, ये तो ये है बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ एंड इट इंक्लूड्स एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सरल शब्द में बोले तो यहां की कंपनी बाहर की कंपनी, यहां की एलएलपी बाहर की एलएलपी, बोलना यही चाह रहा है। अब तुमने बोल तो मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट कैसे बोलेगा, ये तो ये है बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ एंड इट इंक्लूड्स, वापस से बोलता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, बराबर है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, बोल नहीं सकता, कैसे बोलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट कैसे बोलेगा, ये तो ये है बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ एंड इट इंक्लूड्स एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सरल शब्द में
बोले तो यहाँ की कंपनी बाहर की कंपनी, यहाँ की एलएलपी बाहर की एलएलपी बोलना यही चाह रहा है। अब तुमने बोल तो दिया एलएलपी मींस सॉरी बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी। अब मैं एलएलपी एक्ट में खोज रहा हूं कंपनी की डेफिनेशन का, कहीं पे भी कंपनी की डेफिनेशन मिल ही नहीं रही है। तो मैं कौन सी कंपनी पकड़ूं? तो बोले कंपनी से एक वाली पकड़ लो, लेकिन ये तुम पकड़ कैसे सकते हो? किसने बोला तुमको पकड़ने के लिए? अरे हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कौन सी कंपनी लूं? तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 2 इस बात की क्लैरिटी देता है, और अभी तुमको समझेगा क्यों सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पे इसकी क्लैरिटी लिखी हुई है। साथ हो एवरीबॉडी, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। मैं कौन सी कंपनी पकड़ूं? तो बोले कंपनी से एक वाली पकड़ लो, लेकिन ये तुम पकड़ कैसे सकते हो? किसने बोला तुमको पकड़ने के लिए? अरे हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कौन सी कंपनी लूं? तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 2 इस बात की क्लैरिटी देता है, और अभी तुमको समझेगा क्यों सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पे इसकी क्लैरिटी लिखी हुई है। साथ हो एवरीबॉडी, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, क्लैरिटी देता है, और अभी तुमको समझेगा क्यों सेक्शन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कौन सी कंपनी लूं? तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 2 इस बात की क्लैरिटी देता है, और अभी तुमको समझेगा क्यों सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पे इसकी क्लैरिटी लिखी हुई है। साथ हो एवरीबॉडी, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस बट नॉट डिफाइंड इन दिस बट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013, बट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2000। बस वहां का शब्द उठा लेना। देसी भाषा में ऐसे शब्द जो इस एक्ट के अंदर यूज किए गए हैं बट उनकी डेफिनेशन आपको इस एक्ट में मिल नहीं रही है, तो उस शब्द का मतलब आप निकाल लेना कंपनीज एक्ट 2013 से। तो कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया, बट कंपनी शब्द को यहां पे डिफाइन किया, यानी कि कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखोगे क्या सबसेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 2। सबसेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 2। सबसेक्शन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, वर्ड्स एंड यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट। पक्का? अब तुमको बताओ ये वाली क्लैरिटी सेक्शन 2 में ना दे तो कहां दे? बराबर? तो इसलिए 2 पे अगर ये सिर्फ डेफिनेशन दे देते तो सेक्शन 2 क्लॉज ए बी सी डी सब चलता, बट वो क्लॉज के अंदर एक क्लैरिटी नहीं दे सकते थे ना, क्योंकि सेक्शन 2 के अंदर या तो डेफिनेशन आएंगे या तो क्लैरिटी आएगी। तो बोले काम करो 2-1 पे दे दो क्लॉज के अंदर सारे डेफिनेशन, और 2-2 पे दे दो क्या? क्लैरिटी। तो क्लॉज तो आज भी है लेकिन डायरेक्ट 2 में नहीं है, 2-1 के अंदर क्लॉज है और 2-2 के अंदर क्या है? क्लैरिटी, कि जो शब्द हमने इस एक्ट के अंदर यूज किए हैं बट सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 के किसी क्लॉज में आपको मिल कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, वहां से उठा लेने का। उठा लिया क्या? आर यू श्योर? सेक्शन 2 क्लियर हो रहा है? तो सेक्शन 2 1 है और 2 2 है। सेक्शन 2 1 है और 2 2 है। एवरीबॉडी आर यू विद मी? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 में सारे क्या है? डेफिनेशनल क्लॉज, और सेक्शन 2 पे क्या है? क्लैरिटी। शब्द डिफाइन किए गए हैं, यूज किए गए हैं, डिफाइन नहीं किए गए हैं, उसका मतलब कहां से उठाना है? कंपनीज एक्ट 2013 शैल, यहां पे लिखा है लीगल लैंग्वेज हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट। पक्का? बड़ू जीवन पे आगे। तो सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 2 समझाने के लिए मैं 5 के में मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड देम इन दैट एक्ट। पक्का? बड़ू जीवन पे आगे। तो सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 2 समझाने के लिए मैं 5 के में गया था बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट से आया 2-1D से वापस आ गया हूं इधर। पक्का? आर यू श्योर? रिपीट करो। चलो क्या चल रहा है? एलएलपी एक्ट 2008 चल रहा है। एलएलपी एक्ट 2008, अरे बोलो ना। एलएलपी एक्ट 2008 चल रहा है। शॉर्ट टाइटल क्लियर है? एक्सटेंड क्लियर है? कमेंसमेंट क्लियर है? कब है कमेंसमेंट? 31 मार्च 2009 क्लियर है। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर, अच्छा डेफिनेशन किसके ऊपर लगता है? ये एलएलपी किसके ऊपर लगता है? एलएलपी के ऊपर। एलएलपी की तो डिफाइन की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर n। एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप, एलएलपी मींस अ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। आप अगर अंडर एलएलपी 2008 भी बोलोगे तो गुनाह होने वाला नहीं है। फिर सेक्शन 2 पे गए, किस पे गए? सेक्शन 2 पे। तो मैंने आपको बताया सबसेक्शन नंबर 1 पे सारे डेफिनेशनल क्लॉज है, और 2 के अंदर क्लैरिटी है कि जो भी शब्द एलएलपी एक्ट में यूज किए गए हैं बट नॉट डिफाइंड, बट इट इज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन्ड टू देम इन दैट एक्ट। पक्का? लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3, बट सेक्शन नंबर 3 पढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या है? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? कैसे? तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट को समझाने के लिए मैंने आपको 4 शर्तें बताई थी। कितनी? 4 शर्तें। बराबर है? पहला, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और चौथा कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। ये 4 चीज जिसके पास भी है हम उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। पहला, क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है किसी लॉ के अंदर? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। क्या इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है? हां। क्या इसका परपेचुअल सक्सेशन है? हां। क्या इसकी कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है? आंसर इज यस। हम कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। अरे हम कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। कंपनी से 2013 पे इनकॉर्पोरेटेड है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है। हेलो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर, ये तो उसकी डेफिनेशन नहीं पता चलता है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है। इस बात की जानकारी देता है सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको गलती से याद आ रहा होगा तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इफेक्ट ऑफ फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस डेट से कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाएगा, उस नाम से जो नाम मेंशन है सर्टिफिकेट में, और उस डेट से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है। कुछ याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इनकॉर्पोरेटेड है, ये डेफिनेशन खुद बोल रहा है। परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, सेक्शन नंबर 9 बोल रहा है। ये 3 एक, ये सब मिला के क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट। तुम मेरे साथ हो? अब सेक्शन नंबर 3, अरे सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3
मैं बोल तो रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट है, बट बॉडी कॉर्पोरेट के लिए चार चीज चाहिए। एक चीज मिल गई 2 1 N से, कहां से मिली 2 1? एलएलपी मींस अब एलएलपी मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इनकॉर्पोरेशन मिल गया डेफिनेशन से। आर यू विद मी? हमको दूसरा क्या चाहिए? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेक्शन 3 का सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तीसरा क्या चाहिए? परपेचुअल सक्सेशन। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि इसका क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। चौथा क्या चाहिए? कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। सेक्शन 14 बोलता है कि इसके पास कैपेसिटी है। ये सब मिला के क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। एवरीबॉडी अभी दिखाता हूं आपको, समझेगा कि कहां-कहां क्या-क्या बातें लिखी हुई है। साथ हो तो सबसे पहले कहता है देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा वाला तो ऐसे ही बोलता है, परपेचुअल सक्सेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है सबसेक्शन नंबर 3। कम ऑन एवरीबॉडी, इधर देखो मेरे पास कहता है पार्टनर आएंगे पार्टनर जाएंगे, इससे एलएलपी के राइट एग्जिस्टेंस और लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ने वाला, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन को एक्सटेंड करके बता रहा है। मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, पार्टनर में कम पार्टनर में गो, एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर। ये तो लिखा हुआ है, एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एक्जिस्टिंग राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। बराबर। सेक्शन नंबर 14 में चलता हूं। कहां चलता हूं? 14 कहता है जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा, एलएलपी शैल बाय इट्स नेम कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड। तो एक जो फीचर चाहिए था 14 से निकाल लिया, बाकी एक डेफिनेशन से निकाल लिया, बाकी 3 से निकाल लिया, चारों पूरे हैं। बॉडी कॉर्पोरेट। और सेक्शन नंबर 3 तो खुद ही बोल रहा है कि भैया क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बट हमको पता है बॉडी कॉर्पोरेट लिख दीजिए 4। वो तो अज्यूम कर रहा है कि तुम 14 में पढ़ के आ रहे हो कि कैपेसिटी टू सी एंड बी सूड, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट यहां पे डायरेक्ट लिख रहा है। अपने को भी तो पता होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट हम किस लिए बोल रहे हैं। इनकॉर्पोरेटेड भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, परपेचुअल सक्सेशन भी है, कैपेसिटी टू सी एंड बी सूड भी है। कैसे इशिता जी? ये क्या? हाँ, एलएलपी एक्ट ही बोल रहा है एलएलपी की, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 211 के हिसाब से एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? क्यों नहीं है? हाँ सेपरेट दिया, मैक्स एलएलपी का तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 211 के हिसाब से एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? वहां पे बोलता है एलएलपी इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, उस पे वो कंपनी भी आएगी। मैंने बताया था कंपनी के अलावा कौन आएगा? बोले वही है जो 4 शर्त पूरी करती है। सेबी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आरबीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है। भूल गए तुम 4? तो जब एलएलपी भी वो 4 शर्त पूरी कर रही है तो 211 के हिसाब से एलएलपी भी क्या हो गई? बॉडी कॉर्पोरेट। कैसे कर रहे हो जी? क्या एक एलएलपी कंपनी की सब्सक्राइबर बन सकती है क्या? बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करो सेक्शन नंबर 7 जब पढ़ाया था तो मैंने कहा एलएलपी अगर सब्सक्राइबर बनी है तो उसको असाइन कौन करेगा? बोले वही पार्टनर जिसको एलएलपी ने ऑथराइज किया, वाकई एलएलपी के बिहाफ में साइन करके जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? भी आएगी। मैंने बताया था कंपनी के अलावा कौन आएगा? बोले वही है जो 4 शर्त पूरी करती है। सेबी भी बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ एलएलपी एक्ट ही बोल रहा है एलएलपी की, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 211 के हिसाब से एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? क्यों नहीं है? हाँ सेपरेट दिया, मैक्स एलएलपी का तो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 211 के हिसाब से एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? वहां पे बोलता है एलएलपी इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, उस पे वो कंपनी भी आएगी। मैंने बताया था कंपनी के अलावा कौन आएगा? बोले वही है जो 4 शर्त पूरी करती है। सेबी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आरबीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है। भूल गए तुम 4? तो जब एलएलपी भी वो 4 शर्त पूरी कर रही है तो 211 के हिसाब से एलएलपी भी क्या हो गई? बॉडी कॉर्पोरेट। कैसे कर रहे हो जी? क्या एक एलएलपी कंपनी की सब्सक्राइबर बन सकती है क्या? बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद करो सेक्शन नंबर 7 जब पढ़ाया था तो मैंने कहा एलएलपी अगर सब्सक्राइबर बनी है तो उसको असाइन कौन करेगा? बोले वही पार्टनर जिसको एलएलपी ने ऑथराइज किया, वाकई एलएलपी के बिहाफ में साइन करके जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पढ़ाया था तो मैंने कहा एलएलपी अगर सब्सक्राइबर बनी है तो उसको असाइन कौन करेगा? बोले वही पार्टनर जिसको एलएलपी ने ऑथराइज किया, वाकई एलएलपी के बिहाफ में साइन करके जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? आ रही क्लैरिटी? लिंकेज बन रहा है पूरा पूरा? पक्का? चलिए बड़े जीवन पे आगे। कितने सेक्शन पढ़ लियो? 3। कितने पढ़ लियो? 3। चलो वापस रिपीट करना। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 1। शॉर्ट टाइटल इज द एलएलपी एक्ट 2008 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट डेट है 31 मार्च 2009। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 सारे के सारे क्या? डेफिनेशनल क्लॉज। उसमें हमने 21N पढ़ लिया, 21D पढ़ लिया। इस पे एलएलपी है, इस पे बॉडी कॉर्पोरेट है, इसको मैं और डिटेल में भी पढ़ाएगा। सेक्शन नंबर 3 बोलता है इसके सबसेक्शन नंबर 1 है, सबसेक्शन नंबर 2 है, सबसेक्शन नंबर 3 है। 1 कहता है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। किससे? अपने पार्टनर से। 2 कहता है इसका परपेचुअल सक्सेशन है और 3 कहता है पार्टनर में कम एंड पार्टनर में गो बट एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर। एनी चेंज इन द पार्टनर शैल नॉट अफेक्ट द राइट एक्जिस्टेंट एंड लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी। पक्का? परपेचुअल सक्सेशन का क्या है? एक्सटेंशन बताया गया, उसी को अलग भाषा में बोल दिया यहां पे। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है ना कि उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 साथ हो। सेक्शन 4 में भी क्लैरिटी है, बट वो क्लैरिटी क्या है वो जानने के पहले मैं एक सवाल पेश करना चाहता हूं। एक पार्टनरशिप होती है सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे, बराबर है? क्लैरिटी क्या है वो जानने के पहले मैं एक सवाल पेश करना चाहता हूं। एक पार्टनरशिप होती है सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे, बराबर है? तो पार्टनरशिप जो है, अरे जो पार्टनरशिप, जो सिर्फ पार्टनरशिप में एलएलपी की बात, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हेलो? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। My question is whether Indian Partnership Act 1932 shall also apply to limited liability partnership? सवाल समझे? हाँ क्या है? लगेगा? Partnership is governed by LLP Act 2008. My question is whether Indian Partnership Act 1932 shall also apply to limited liability partner.
सवाल समझे? हाँ, क्या है? लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? कौन से प्रोविजन से आपको लगा कि ये नहीं लगेगा? सर सबसे पहले, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। 21N से। अरे सर जब 21N बोलता है ये एलएलपी पे लगेगा ये एक्ट, तो एलएलपी पे लगेगा तो एलएलपी का मतलब एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पार्टनरशिप इस एक्ट में आके रजिस्टर हो। सर सबसे पहले, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। 21N से। अरे सर जब 21N बोलता है ये एलएलपी पे लगेगा ये एक्ट, तो एलएलपी पे लगेगा तो एलएलपी का मतलब एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पार्टनरशिप इस एक्ट में आके रजिस्टर होगी। वो सेक्शन 4 वाली तब लगेगा। तो तू चुपचाप पार्टनरशिप को समझ है। अरे जो पार्टनरशिप, जो सिर्फ पार्टनरशिप में एलएलपी की बात, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हेलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। My question is whether Indian Partnership Act 1932 shall also apply to limited liability partnership. सवाल समझे? हाँ, क्या है? लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? कौन से प्रोविजन से आपको लगा कि ये नहीं लगेगा? सर सबसे पहले, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। 21N से। अरे सर जब 21N बोलता है ये एलएलपी पे लगेगा ये एक्ट, तो एलएलपी पे लगेगा तो एलएलपी का मतलब एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पार्टनरशिप इस एक्ट में आके रजिस्टर होगी। वो सेक्शन, तो एलएलपी पे लगेगा तो एलएलपी का मतलब एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। पार्टनरशिप इस एक्ट में आके रजिस्टर होगी। वो सेक्शन 4 वाली तब लगेगा। तो तू चुपचाप पार्टनरशिप को संभाल, तू इधर क्यों आ रहा है? तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली जो पार्टनरशिप है वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। 21N के अंदर जो एलएलपी, उसके अंदर एलएलपी लगेगा। अरे हाँ, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली जो पार्टनर, वो सेक्शन 4 वाली तब लगेगा। तो तू चुपचाप पार्टनरशिप को संभाल, तू इधर क्यों आ रहा है? तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली जो पार्टनरशिप है वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। 21N के अंदर जो एलएलपी, उसके अंदर एलएलपी लगेगा।
अरे हाँ, इसको क्लियर करने के लिए सेक्शन नंबर 4 सीधा बोल दिया, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एलएलपी। लिखा हुआ है साफ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो अपना पार्टनरशिप संभालेगा, ये अपना क्या संभालेगा, एलएलपी। तो अगर आप देखोगे क्या लिखा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साथ में हो ये कहा है सेक्शन नंबर 4, वो अपना पार्टनरशिप संभालेगा, ये अपना क्या संभालेगा, एलएलपी। तो अगर आप देखोगे कि क्या लिखा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साथ में हो ये कहा है सेक्शन नंबर 4। अब 1 2 3 में आपके ऊपर कुछ सवाल पूछने वाला नहीं है, बराबर। 4 पे भी नहीं पूछने वाला, 4 पे शायद लगे तो एमसीक्यू पूछ ले, बाकी कुछ नहीं। 1 2 3 में आपको क्या ही पूछेगा, बट 1 2 3 समझना जरूरी था आपको, बराबर है, बेस बनता है उससे। आते हैं सेक्शन नंबर 5 में, कहां आते हैं, सेक्शन नंबर Who may become partner of LLP? Who may become partner of LLP? क्या तुम मेरे साथ हो? तो कहता है who may become partner of LLP, तो कहता है every person, कहता है may be a partner of LLP, ऐसे करता है every individual, क्या कहता है every, बोलो ना, every individual और body corporate may be the partner of LLP, बराबर है, क्या बोला मैंने, every individual और body corporate may be a partner of LLP। साथ हो मेरे, कब से, फाउंडेशन से, कहता है एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर इन अ एलएलपी, बराबर है। साथ हो क्या, फटाफट बोलो, साथ हो, किसको किसको बोला, इंडिविजुअल को और बॉडी कॉर्पोरेट को, प्रोवाइडेड दैट, क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट an individual and shall not be capable of becoming partner of LLP, an individual shall not be capable of becoming partner of LLP if, क्या बोल रहा है, if he is declared unsound mind, if he is declared unsound mind by a court of competent jurisdiction, by a court of competent jurisdiction। मैं बोल दिया, अरे तू पागल है, तू पागल हो जाएगा क्या, बोले डिस्क्वालीफाइड, अनसाउंड माइंड का है, कहता है he is declared, he is अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है भाई, देखो एक ना एकदम लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, अब एकदम लोअर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर हाई होता है और फिर सुप्रीम होता है, बराबर है। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, मान लो लोअर कोर्ट को ये सारी डिक्लेरेशन देने की अथॉरिटी नहीं है, बराबर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही दे सकता है, तो लोअर कोर्ट पागल बोल देने से पागल कहलाने वाला नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो वापस से प्रोवाइडेड, क्या बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। पक्का। सेकंड, if undischarged insolvent, if he is undischarged insolvent, ध्यान से समझना इसको, वर्ड क्या यूज किया है, undischarged insolvent। साथ हो मेरे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, एक होता है इंसॉल्वेंट जो होता है डिस्चार्ज, और एक होता है अनडिस्चार्ज। तो पहले तो इंसॉल्वेंट समझते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी उसके असेट से ऊपर जा चुकी है। 5 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ की लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, क्योंकि अब वो अपनी लायबिलिटी पे करने की औकात में नहीं है, कैपेबिलिटी में नहीं है। साथ में हो, पक्का। अब क्या होता है, जब क्रेडिटर तुमको गला काटने के जब पीछे पहुंचते हैं उस परिस्थिति के अंदर एक व्यक्ति चले जाता है कोर्ट के अंदर, अप्लाई कर देता है कि जज साहब मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिक्लेयर। वंस ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट बोल रहा है कि अब वो तुम्हारे पैसे दे पाएगा नहीं, उसके पास है ही नहीं। जब अभी का गला तो नहीं काट के ले सकते उसका, कि बोले चलो जज साहब अगर वो पैसा नहीं दे रहा, गला काट के दिलवा दो, फुटबॉल खेलेंगे। बात समझ पा रहे हो, किडनी बेच दो, ये तो हो पाएगा नहीं भाई। जिसके पास कुछ हो तो वो देगा, जब उसके पास है ही नहीं तो वो चले जाएगा अपना पूरा कागज पत्तर प्रॉपर्टी के सब लेके एप्लीकेशन सबमिट कर देगा, मेरे को बोल दो ये दिवालिया हो चुका है, मेरे को माफ करो, अभी मैं जा रहा हूं अभी, बराबर है। तो अब अगर उसने अप्लाई किया है कोर्ट में, अपने आईटी रिटर्न्स दिया है, अपने जमीन दिखा दिया कि मेरे पास कितनी जमीनें रखी हुई हैं, गांव में कितनी है, यहाँ पे कितनी है, और ये देख लो मेरी लायबिलिटी, ये बैंक के लोन का मेरे पास लीगल नोटिस है, इतना मैंने लिया था, ये मेरी लायबिलिटी है, मेरे को बचा लो करके, बराबर है। अब कोर्ट ऐसा तो नहीं कि हरिश्चंद्र आया है और सारा कुछ सच बोल रहा है, हरिश्चंद्र के कहने पे इसको क्या कर दो कि भाई इसको इंसॉल्वेंट कह दो। कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट ऑन दिस मैटर, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साइड अपॉइंट हो सकता है जो उसको उचित लगे। नाउ ही विल इन्वेस्टिगेट कि जितनी चीजें ऑन पेपर दिखा रहे हैं, जितने एविडेंस इसने प्रोड्यूस किए हैं, क्या वाकई में इतनी ही है कि गांव में किसी और के नाम से, अपने बेटे, भाई, दादा, चाचा के नाम से कुछ दबा के रखा हुआ है। हाथी के दांत खाने के अलग होते, दिखाने के अलग होते ना, ऐसे इंसान के भी होते हैं। तुम्हारे सारे जितने भी फादर होंगे वो मम्मी के नाम से लेकर रखे हैं, सब लेकर रखेंगे नहीं, देखिए तो ऐसा क्यों करते हैं, एक तो बच जाता है बहुत सारी चीजें। तो आगे जीवन में बढ़ते हैं, तो मुद्दा ये है कि अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि व्हाटएवर एविडेंस ही हैज प्रोड्यूस्ड वो सही है और वाकई में इसके पास कुछ नहीं है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। डिस्चार्ज्ड, खत्म, वो जितना था उसका ले लो, इसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। नाउ ही इज डिस्चार्ज्ड, नाउ ही इज डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई लायबिलिटी उसकी नहीं है। अब कल को जाके कौन बनेगा करोड़पति में, 7 करोड़ जीता, 1 रुपए भी देने की जरूरत, क्योंकि क्या हो चुका है, डिस्चार्ज। आर गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन यही इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि नहीं, गांव पे
अपने भाइयों के नाम से, अपने बेटों के नाम से खेत खलियान 60-70 एकड़ का खेत, ट्रैक्टर, बराबर है, ट्रैक्टर जरूरी है, गाय, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं ना वो एक सीरीज देख रहा था पंचायत, देखे तुम लोग? अरे यार इतना रियलिस्टिक्स वो है ना, इतना गांव का इतना ब्यूटीफुली उसको पोर्ट्रे किया उसमें। तो गांव में ऐसे बता रहा है कि प्रधान होता है ना गांव का, तो प्रधान की तारीफ कैसे कर रहा है? प्रधान के पास बहुत पैसा है, खुद का घर है, बाइक है और गाय भी है। तो गांव में गाय नहीं की भैंस भी है बोलता है, और 4 भैंस बोलता है, कितना 4 भैंस, मतलब आपके पास गांव है, गांव में खुद का घर है, गाड़ी है, खेती है और भैंस है, तो मतलब आप कौन से हो? पैसे वाले। तो इसका भी ऐसे ही पता चला कि भाई एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है और साथ में गाय भी है। तो पता चला हाँ बनराकस भी है उसमें, दुर्गेश नाम है ना उसका, दुर्गेश कुमार नाम है बनराकस का, ठीक है। वेलकम यार, एक दुर्गेश नाई भी चला था बीच में। यस, कमिंग बैक टू द कांसेप्ट, सुनो बात को। तो पता चला उसके पास बहुत कुछ है, अरे है। तो इस परिस्थिति के अंदर बोले भाई साहब ये बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है, इसने जो एविडेंस प्रोड्यूस किए उस पर रिलाई कर, तो इंसॉल्वेंट तो है बट कैसा? अनडिस्चार्ज। हाँ तेरे को हम इंसॉल्वेंट बोल रहे हैं बट तू अपनी लाइबिलिटी से भी डिस्चार्ज हुआ। हाँ हम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तेरे को डिक्लेयर कर रहे, तेरे को भी कोई परेशान करने वाला नहीं है कि फिलहाल इसके पास कुछ भी, शायद भविष्य में आ भी सकता है। अब कल कौन बनेगा करोड़पति में जाके? 7 करोड़ तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब लॉजिक बड़ा क्लियर है, सेक्शन नंबर 5 कह रहा है इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर नहीं बनेगा अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब डिस्चार्ज बन सकता है क्योंकि उसके सिर पे कोई लायबिलिटी नहीं है। अनडिस्चार्ज की अभी देने को नहीं बन रही लेकिन कल को आ सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लैरिटी है? तो अनडिस्चार्ज बन सकता है, जमीन है, ट्रैक्टर है और साथ में गाय भी है। तो पता चला हाँ बनराकस भी है उसमें, दुर्गेश नाम है ना उसका, दुर्गेश कुमार नाम है बनराकस का, ठीक है। वेलकम यार, एक दुर्गेश नाई भी चला था बीच में। यस, कमिंग बैक टू द कांसेप्ट, सुनो बात को। तो पता चला उसके पास बहुत कुछ है, अरे है। तो इस परिस्थिति के अंदर बोले भाई साहब ये बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है, इसने जो एविडेंस प्रोड्यूस किए उस पर रिलाई कर, तो इंसॉल्वेंट तो है बट कैसा? अनडिस्चार्ज। हाँ तेरे को हम इंसॉल्वेंट बोल रहे हैं बट अपनी लाइबिलिटी से भी डिस्चार्ज हुआ। हाँ हम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तेरे को डिक्लेयर कर रहे, तेरे को भी कोई परेशान करने वाला नहीं है कि फिलहाल इसके पास कुछ भी, शायद भविष्य में आ भी सकता है। अब कल कौन बनेगा करोड़पति में जाके? 7 करोड़ तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हो? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब लॉजिक बड़ा क्लियर है, सेक्शन नंबर 5 कह रहा है इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर नहीं बनेगा अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब डिस्चार्ज बन सकता है क्योंकि उसके सिर पे कोई लायबिलिटी नहीं है। अनडिस्चार्ज की अभी देने को नहीं बन रही लेकिन कल को आ सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लैरिटी है? तो अनडिस्चार्ज बन सकता है, बन सकता है। अनडिस्चार्ज बन नहीं सकता, डिस्चार्ज बन सकता है। द आंसर इज यस। सो पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, अ पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब तीसरा समझना, अ पर्सन हु हैज अप्लाइड, हु हैज, अरे हु हैज टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, अप्लाई किया है कि कानूनी तरीके से मेरे को घोषित कर दो कि मैं क्या हूं। अब एप्लीकेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर डिसीजन आएगा। तो एप्लीकेशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग। अब तो डिस्चार्ज भी हो सकता है, अनडिस्चार्ज भी हो सकता है। आज तेरे को अगर हम अलाउ कर दिया एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए, कल तू अनडिस्चार्ज निकला तो फिर डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये सब टाइम पास नहीं करेंगे, एप्लीकेशन जब तक who has applied, who has, अरे who has to be adjudicated as insolvent, अप्लाई किया है कि कानूनी तरीके से मेरे को घोषित कर दो कि मैं क्या हूं। अब एप्लीकेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर डिसीजन आएगा। तो एप्लीकेशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग। अब तो डिस्चार्ज भी हो सकता है, अनडिस्चार्ज भी हो सकता है। आज तेरे को अगर हम अलाउ कर दिया एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए, कल तू अनडिस्चार्ज निकला तो फिर डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये सब टाइम पास नहीं करेंगे, एप्लीकेशन जब तक पेंडिंग है, एप्लीकेशन जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक तू एलएलपी का पार्टनर बन नहीं सकता। यानी कि सर एक तो ऐसा कि मैंने अप्लाई बस कर दिया, अभी नतीजा नहीं आया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। अब नतीजा आया सर मैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मैं बनेगा अनडिस्चार्ज है, नहीं बनेगा, बराबर है क्या? तो तीसरे वाले पॉइंट में क्या कवर किया कि आपने जस्ट अप्लाई भी किया है, अभी एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग। आप नहीं बनोगे क्योंकि हो सकता है डिसीजन में ऐसा है कि आप क्या हो जाओ? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आर यू विद मी? तो आएंगे वापस से लिखता है, देखो एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। अनडिस्चार्ज क्या है? इंसॉल्वेंट। अप्लाई किया है मेरे को एडजुडिकेट कर दो इंसॉल्वेंट, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग। साथ हो आर यू श्योर? सेक्शन 5 वापस से बोलना, आपने क्या बोला था? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी इंडिविजुअल और मे बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। इंडिविजुअल अगर ये 3 कैपेसिटी पे रहा तो बनने वाला नहीं है। अब एक बात बोली थी क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोली थी? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन दिया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर डी। सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर डी। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन बोलेंगे मेरे साथ। बॉडी कॉर्पोरेट मींस, बॉडी कॉर्पोरेट अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मींस इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बराबर? या ऐसे बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एवरीबॉडी, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बराबर है? एंड इट इंक्लूड्स, एंड इट एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देसी भाषा में इंडिया की कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया के एलएलपी, इंडिया के बाहर के एलएलपी, सबके सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। इससे ये समझ में आ रहा है सर मेरे को 4 बॉडी कॉर्पोरेट मिल गई है, एक इंडिया की कंपनी, इंडिया के बाहर कंपनी, इंडिया के एलएलपी, इंडिया के बाहर, ये चारों मिलकर सर एलएलपी बना रहे हैं। चलेगा? ये 4 पार्टनर कहलाएंगे क्योंकि एलएलपी का पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता। तो इंडिया की कंपनी, इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया के एलएलपी, इंडिया के बाहर के एलएलपी, चारों मिलकर एक एलएलपी बना रहे हैं, बन सकती है क्योंकि ये लोग क्या कहलाएंगे? पार्टनर, और वो बनेगी क्या? एलएलपी। साथ हो पक्का? बट इट डज नॉट इंक्लूड, ये 4 तो आते हैं, कौन नहीं आता है? तो बोले बट इट डज नॉट इंक्लूड, रुकना भाई, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, अ कॉर्पोरेशन पहला। दूसरा, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। अगर आप याद करोगे 2011 के अंदर भी बॉडी कॉर्पोरेट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आ रही है, जबकि उसके 4 वो हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशंस वो पूरी करती है। लेकिन मुद्दा ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या फिगर आउट करते बैठेंगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलो, इसको नहीं बोलो, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बराबर है? जब तुम्हारे एक्ट में रजिस्ट्रेशन 4 वो हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशंस वो पूरी करती है, लेकिन मुद्दा ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। तो हम क्या फिगर आउट करते बैठेंगे कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलो, इसको नहीं बोलो, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बराबर है? जब तुम्हारे एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी बोला नहीं तो हम थोड़ी फिगर आउट करेंगे। तो कॉर्पोरेशन सोल बाहर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर है, एवरीबॉडी। और तीसरा, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो सीधी नोटिफाई कर रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन नोटिफाई करके इसको क्या कर रहा है? बाहर। अब डाउट इस पे आता है कि सर कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या, क्योंकि 3 चीज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर है। पहला क्या?
कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट एज नोटिफाइड बाय सीजी। है बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन वो नोटिफाई करके तेरे को इस बॉडी कॉर्पोरेट के 2 1D से कर रही है बाहर, यानी कि तू पार्टनर बन नहीं सकती। पक्का। अब कॉर्पोरेशन सोल क्या है? कॉर्पोरेशन नाम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सोल मतलब एक अकेला व्यक्ति, और कॉर्पोरेशन का मतलब यहां पे है कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। आई विल एक्सप्लेन। 3 एग्जांपल दूंगा। कितने? 3। ये अलग पार्टनरशिप घुसा रहा है, तू 1% कंपनी घुसा रहा है, एक जन आ जाए घुसा दो उसमें। हाँ, कॉर्पोरेशन क्या है? सोल। कितने एग्जांपल देने वाला था मैं? 3 भूल गया, तीसरा तुम्हारे चलते। हाँ हाँ, याद आ गया, 2 तो बता देता हूँ। ठीक है। हाँ, इसका ना ये जो कॉर्पोरेशन सोल वर्ड आया है ना, ये आया है पहली बात तो इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक फ्रेज यूज होता है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। सुने कभी? अरे भाई क्या हो गया? द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। वहां पे किंग को क्राउन बोलते हैं, पता है ना, वो मुकुट पहनता है, बराबर है। तो दैट्स मतलब जो गद्दी में बैठता है, उस गद्दी में उसको ताज मिलता है, वो उस ताज का मतलब वही है कि तू क्या है? किंग, बराबर है। एंड दैट किंग को क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं? तो पहले क्या होता था पता है क्या? सारे लॉ यूके वाले बनाए, हमने उसको कॉपी पेस्ट करके लाया। ये लोग सारे लिटरेचर के साथ बनाते थे लॉ को, आपको पता है कि नहीं? ट्रस्ट मी ऑन दिस। पहले के लॉ पढ़ना यूके की हिस्ट्री में जाके आपको ऐसा लगेगा कि शायरी चल रही है। अब तो मेरे को एक बात बताओ, वो तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा है विलियम एंसन सर की थ्योरी, द ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड द एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच वंस लाइक ऑफर हैज एन ऑप्शन टू रिमूव द ऑफर वंस द मैच इज ये वो। अब मेरे को एक बात बताओ, इसका क्या संबंध है? ये लिटरली बता रहा हूं, तुम पिछले लॉ उठा के देखोगे, वो लिटरेचर के साथ लॉ घुसाते थे, आपको लगेगा कि आप लिटरेचर पढ़ रहे हो कि लॉ पढ़ रहे हो, बराबर। तो ये जो कॉर्पोरेशन सोल का जो ओरिजिन निकल के आया वहीं से आया। कॉर्पोरेशन सोल का मतलब ये है, जो ये फ्रेज है ना, यहां से निकल के आया था, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से, किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। इसको फील करना तो तुम इसको समझ पाओगे, इस कॉर्पोरेशन सोल को। जो गद्दी संभालने वाला व्यक्ति किंग है, वो मर गया है, लेकिन अब हम जिसको किंग बोल रहे हैं, किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। मैं बोलूं, उधर जब राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके पास ऐसे कोठियां भर भर के सोना चांदी झुमके और न जाने कितनी कीमती चीजें होती होगी, बराबर है क्या? वो सब के सब किसके नाम की होती है? क्राउन के नाम पे। किसके नाम पे? क्राउन। आई रिपीट, किसके नाम पे? क्राउन। क्राउन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस क्राउन को संभालने वाला व्यक्ति किंग है, क्योंकि क्राउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो हु इज रनिंग द एम्पायर, हु इज रनिंग द क्राउन, हु इज संचालक ऑफ द क्राउन? द किंग। द किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। किंग मर गया है, अरे किंग मर गया है, तो ऐसा नहीं कि जो प्रजा है, जो एम्पायर है, उसको कोई वारिस नहीं है। द मोमेंट उसका कोई दूसरा सक्सेसर आएगा, नाउ ही विल रन द एम्पायर। रन द एम्पायर का मतलब, मान लो जो किंग मरा है, जो किंग मरा है, उसने साल भर पहले, महाराजा होते थे ना, तो उनके पास ऐसे कोठियां भर भर के सोना चांदी झुमके और न जाने कितनी कीमती चीजें होती होगी, बराबर है क्या? वो सब के सब किसके नाम की होती है? क्राउन के नाम पे। किसके नाम पे? क्राउन। आई रिपीट, किसके नाम पे? क्राउन। क्राउन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस क्राउन को संभालने वाला व्यक्ति किंग है, क्योंकि क्राउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो हु इज, वो सब के सब किसके नाम की होती है? क्राउन के नाम पे। किसके नाम पे? क्राउन। आई रिपीट, किसके नाम पे? क्राउन। क्राउन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस क्राउन को संभालने वाला व्यक्ति किंग है, क्योंकि क्राउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो हु इज रनिंग द एम्पायर, हु इज रनिंग द क्राउन, हु इज संचालक ऑफ द क्राउन? द किंग। द किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। किंग मर गया है, अरे किंग मर गया है, तो ऐसा नहीं कि जो प्रजा है, जो एम्पायर है, उसको कोई वारिस नहीं है। द मोमेंट उसका कोई दूसरा सक्सेसर आएगा, नाउ ही विल रन द एम्पायर। रन द एम्पायर का मतलब, मान लो जो किंग मरा है, जो किंग मरा है, उसने साल भर पहले अपनी पूरी प्रजा को वादा किया था कि जब तक ये गद्दी है, ये राजा महाराजा का चलन चल रहा है, तब तक कोई भी प्रजा का एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, दरबार हमेशा खुला हुआ है, आएंगे और खाना खाएंगे जाएंगे। जिम्मेदारी लिया था उसने, लेकिन जिसने जिम्मेदारी लिया था तो मर गया। सेम जिम्मेदारी कैरी फॉरवर्ड होगी उसके सक्सेसर को। द किंग इज डेड बट लॉन्ग लिव द किंग। वो रिस्पांसिबिलिटी में कोई प्रभाव पड़ने वाला, जो सक्सेसर आएगा उसके ऊपर भी यही रिस्पांसिबिलिटी लगेगी। वो आके ये नहीं बोल सकता वो उसने वादा किया था, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कहने का मतलब है कि वो जो पोजीशन है क्राउन, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, उसकी सेपरेट लीगल। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात ले लो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्रीटी साइन की है, बराबर है क्या? ट्रीटी यानी कि वर्ल्ड ट्रेड के लिए ट्रीटी साइन की है कि भाई हमारे पोर्ट से अगर कोई क्रॉस होना चाहता है, उसको कोई ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे जब तक वो हमारे पोर्ट में आके लोडिंग अनलोडिंग नहीं करता। हमने हर देश के साथ ट्रीटी कर लिया। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? हाइपोथेटिकली कि आप हमारे वाटरवेज को यूज करके जा सकते हो, हम आपको रोक टोक लगाने वाले नहीं है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड करवा रहे पूरे वर्ल्ड में। ये ट्रीटी साइन की है, बराबर है क्या? अब ये ट्रीटी एक प्रेसिडेंट साइन ने की थी, प्रेसिडेंट साहब चल बसे, दूसरा प्रेसिडेंट आके ये बोलेंगे कि नहीं हमने थोड़ी साइन की थी, वो ट्रीटी कैरी फॉरवर्ड होगी। किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉर्पोरेशन सोल का मतलब ये होता है कि जब प्रेसिडेंट साहब एक्ट कर रहे हैं, तो उनकी एक कैपेसिटी है प्रेसिडेंट वाली कैपेसिटी, और एक उनकी क्या है? पर्सनल कैपेसिटी। तो जब तुम बोलते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रखा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। तो मान लीजिए जब 51% रखा था, एक प्रेसिडेंट था, वो मर गए, दूसरा है, बोले नहीं हमने थोड़ी लिया था, अरे वही 51% स्टेक आपके नाम पे रहेगा। तो प्रेसिडेंट पर्सनल कैपेसिटी में चले गए, बट प्रेसिडेंट की कैपेसिटी चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। क्राउन संभालने वाला किंग मर गया है, लेकिन क्राउन चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। वो दो कैपेसिटी संभाल रहा है, एक पर्सनल और एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाली कैपेसिटी। तो वो कॉर्पोरेशन सोल
है वो कॉर्पोरेशन सोल बोला है, यानी कि कायदे से बोलूं तो प्रेसिडेंट साहब एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। जो किंग है, जो क्या है, किंग, किंग कैन बिकम अ पार्टनर इन द पर्सनल कैपेसिटी, प्रेसिडेंट कैन बिकम अ पार्टनर इन पर्सनल कैपेसिटी, बट किंग किंग की कैपेसिटी में, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कैपेसिटी पे एलएलपी का पार्टनर बन नहीं सकता, क्योंकि दैट कैपेसिटी इज तो प्रेसिडेंट पर्सनल कैपेसिटी में चले गए, बट प्रेसिडेंट की कैपेसिटी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। तो मान लीजिए जब 51% रखा था, एक प्रेसिडेंट था, वो मर गए, दूसरा बोले नहीं हमने थोड़ी लिया था, अरे वही 51% स्टेक आपके नाम पे रहेगा। तो प्रेसिडेंट पर्सनल कैपेसिटी में चले गए, बट प्रेसिडेंट की कैपेसिटी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। क्राउन संभालने वाला किंग मर गया है, लेकिन क्राउन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। वो दो कैपेसिटी संभाल रहा है, एक पर्सनल और एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाली कैपेसिटी। तो वो कॉर्पोरेशन सोल बोला है वो चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। क्राउन संभालने वाला किंग मर गया है, लेकिन क्राउन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। वो दो कैपेसिटी संभाल रहा है, एक पर्सनल और एक सेपरेट लीगल एंटिटी वाली कैपेसिटी। तो वो कॉर्पोरेशन सोल बोला है वो कॉर्पोरेशन सोल बोला है, यानी कि कायदे से बोलूं तो प्रेसिडेंट साहब एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। जो किंग है, जो क्या है, किंग, किंग कैन बिकम अ पार्टनर इन द पर्सनल कैपेसिटी, प्रेसिडेंट कैन बिकम अ पार्टनर इन पर्सनल कैपेसिटी, बट किंग किंग की कैपेसिटी में, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कैपेसिटी पे एलएलपी का पार्टनर बन नहीं सकता, क्योंकि दैट कैपेसिटी इज अ कॉर्पोरेशन सोल। एवरीबॉडी क्लियर हो? बोलेंगे कॉर्पोरेशन सोल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, और तीसरा बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। मैंने एक चीज नोटिस की, तुम खो जाते हो क्या मेरे साथ साथ? मैं तो खोता ही हूँ, मैं तो पता नहीं चलता मैं क्या बोल देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। अभी बुझाते हो क्या? मैंने देखा भी सबके चेहरे, भाई क्या बोल दिया, ऐसा था तुम्हारा, है ना? तुम मत खोई करो, पता चला तुम उसी पॉइंट में अटके हो, मैं आगे निकल गया हूँ। ठीक है एवरीबॉडी, सेक्शन 2(1)(d), सेक्शन 2(1)(d) साथ में हो। बोलेंगे 2(1)(d) क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 220
3 of the Companies Act 2013 and it includes LLP incorporated under this act, LLP incorporated outside India and companies incorporated outside India, but it does not include corporation, sole, cooperative society, body corporate notified by CG. ये तीन बन नहीं सकते क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। पक्का। सेक्शन नंबर 5 हुआ। क्या हुआ सेक्शन नंबर 5? बढ़ो भाई सेक्शन नंबर 6 में। येलो टी शर्ट नाम क्या तेरा? हाँ ऋषिकेश, कितने सेक्शन हो गए? क्या बात कर रहा है? सच्ची बता, 6 तो भी किए 6? चालू होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 6। तो खो गया था इसलिए तेरे को पूछा मैं, कहाँ खो गया था? हाँ बोलने देना, कहाँ खो गया था? हेडेक हो रहा है क्यों? अच्छा तो वो देख पीछे से दवाई आ गई देख। सेक्शन, हाँ ठीक है, तुम्हारे कमेंट्री सारे शुरू हो जाएंगे। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 6। सेक्शन नंबर 6 के अंदर बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। क्या बोल रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। साथ हो गया मेरे? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है। क्या क्या लिखते हैं ऑनलाइन वाले, ठीक है। हाँ सेक्शन नंबर 6 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। 2 सब सेक्शन है। कितने सब सेक्शन है? कितने होंगे मिनिमम पार्टनर? 2 ही होंगे, ये तो क्लियर है। सब सेक्शन नंबर 2 इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 3 में क्या था? मैं क्या बोला? सब सेक्शन नंबर 1 पे लिखा कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे और सब सेक्शन नंबर 2 इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ सेक्शन नंबर 3A मुतातिस मुतंडिस। 3A कुछ याद आ रहा है? 3A of the Companies Act 2013, if at any time the number of member falls below the statutory minimum, less than 7 in case of public company, less than 2 in case of private company, तो जो पार्टनर, जो मेंबर कॉग्निजेंट है इस फैक्ट और 6 महीने के बाद जितनी लायबिलिटी रहेगी वो सब लायबल रहेंगे। सेम बात यहां लिखी। चलिए सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर, every LLP shall have at least 2 partners, shall have at least everybody। फिर दूसरा कहता है अपने को, क्या कहता है दूसरा? where at any time, where at the number of partners falls below 2, the number of partners falls below and the LLP carries on business for more than 6 months। 6 मंथ तक तो कोई दिक्कत वाली बात। where at any time the number of partners of LLP falls below 2 and the LLP carries on for business for more than 6 months। Everybody, the person who is a loan partner, the person who is having knowledge of the fact that he is a loan partner shall be liable, shall be for all the liabilities of the LLP after those 6 months। कुछ याद आ रहा है क्या? आइए पढ़ते हैं। सीधा अपने को चलना है कहां पे? 6 पे। किधर चलना है? 6। हर एलएलपी के पास कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। फिर कहता है इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोस 6 मंथ, और उसको क्या है? नॉलेज दैट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद हिम अलोन शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड यानी कि 6 महीने के बाद। पक्का? आर यू श्योर? कौन सा सेक्शन चल रहा है? सेक्शन नंबर 6 बोलेंगे। पहला सबसेक्शन क्या है? एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट 2 पार्टनर। फिर कहता है वेयर एट एनी टाइम, वेयर एट एनी नंबर ऑफ पार्टनर फॉल्स बिलो 2 एंड एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, द लोन पार्टनर, द who is having knowledge, who is having of the fact of the and the fact is कि 2 से कम हो चुके हैं shall be personally liable, shall be for all the obligation of LLP after those 6 months। पक्का? चलते हैं सेक्शन नंबर 7 में। कहां चलते हैं? 7। हाँ नहीं 6 मंथ के बाद होगा ना जी, कैसे कर रहे हो? 3A में भी 6 मंथ के बाद ही होता है, बराबर है। सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? बोलो 7। क्या चल रहा है? 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। किसकी बात करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। 6 बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, 7 बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। आर विद मी? पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर होता है, कंपनी में डायरेक्टर होता है, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, यानी कि धंधे को चलाने वाला व्यक्ति। पार्टनरशिप में कौन है? एक्टिव पार्टनर। कंपनी में कौन है? डायरेक्टर। एलएलपी में कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एचयूएफ में कौन है? कर्ता। एवरीबॉडी, तो ये एलएलपी का कर्ता है कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर। टोटल कितने सबसेक्शन मिलेंगे इसमें आपको? 6। कितने मिलेंगे? कौन है? कर्ता। एवरीबॉडी, पार्टनरशिप में कौन है? एक्टिव पार्टनर। कंपनी में कौन है? डायरेक्टर। एलएलपी में कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एचयूएफ में कौन है? कर्ता। एवरीबॉडी, तो ये एलएलपी का कर्ता है कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर। टोटल कितने सबसेक्शन मिलेंगे इसमें आपको? 6। कितने मिलेंगे? लिखने के 6। उधर मत देखो, तुम मेरे को सुनो, वहां देखने में तुमको टेंशन आता है। तुम देखना कभी भी, मैंने कई बार बच्चों को देखा नीचे पढ़ते रहेगा तो सो जाता है, सुनते रहेगा तो उसकी लिंक बनी रहती है। पहले सुना करो फिर पढ़ा करो, बरोबर है? साथ हो? यस। येलो टी शर्ट, ब्रेक चाहिए तेरे को? जाएगा बाहर? हाँ बोल रही है, देखो स्कूल वाला माहौल चल रहा है। नहीं अच्छा, जैसे वो बोल रही है हाँ बोल करके, अभी बाहर जाएगा तो कुछ लेके आएगा क्या? हाँ तो फिर क्यों बोल रही है हाँ बोल करके? पढ़ने दे बेचारे को चुपचाप। चलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, साथ हो? सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर एवरी एलएलपी, एवरी LLP shall at least 2 designated partner who are individuals, who are and at least one of them shall be resident in India, and at least one of them shall be resident in India। साथ हो क्या मेरे? अब अगर किसी एलएलपी में 2 ही पार्टनर है तो वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है और उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया है, बराबर। अगर किसी में 5 है तो 5 में से 2 डीपी होना चाहिए, उन 2 डीपी में से एक रेसिडेंट होना चाहिए। लॉजिकल है? अब एलएलपी में 2 ही पार्टनर है। एलएलपी में जब एलएलपी में 2 ही पार्टनर है तो 2 ही डीपी कहलाएंगे, क्योंकि साथ बोल रहा है एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partner who are individuals। Are you getting my point? Are you sure? रिपीट करो, एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partner who are individual, who are and at least one of them shall be resident in India। Are you sure? Explanation क्या? For the purpose of this subsection, the resident of India means a person who has stayed in India for not less than 120 days during the financial year। during the ये मेंटेन करना पड़ेगा उस एलएलपी के पार्टनर को, हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन उसको इंडिया पे रहना पड़ेगा, तब वो कहलाएगा रेसिडेंट। दोनों को रहना पड़ेगा कि दोनों में से किसी एक को एक बाहर भी रहेगा तो चलेगा। इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, बराबर है? आपकी बुक में भी है ये। एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया? अब मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अरे शुक्ला जी आए यहाँ दिखे नहीं, कहाँ थे आप शुक्ला जी? यही हो ना? अभी तो नहीं आया? पढ़ रहे हो ना? ठीक है शुक्ला जी आंसर करो, एक सवाल है आपसे। हाँ क्या लिख रहा है? यही लिख रहा है। चलो इस बात को सुनोगे क्या? इंडिया की कंपनी, इंडिया की बाहर की कंपनी, इंडिया की एलएलपी, इंडिया की बाहर की एलएलपी। साथ हो? ये चारों के चारों एलएलपी बना सकते हैं एवरीबॉडी? रंजन, ये चारों के चारों एलएलपी बना लिए हैं। चारों के चारों क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो सलोनी जी इस पे इंडिविजुअल पार्टनर कौन बने, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? अरे उसको हाँ तेरे को आता है भाई साहब, क्वेश्चन समझा? देखो वाह भाई वाह, मतलब इनका नाम लिया तो ये लोग सुनेंगे, बाकी लोग कान बंद कर लेंगे ना। आस्था जी क्वेश्चन समझा? क्या है क्वेश्चन? हाँ हाँ
आंसर समझा? इसका कहना है कि सर ये कोई भी किसी पर्सन को ऑथराइज कर देंगे और वो लोग आके इसके इंडिविजुअल डीपी बनेंगे। क्वेश्चन मेरा समझा भाई? आपने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 पढ़ा जिसमें बोला कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं एलएलपी के 4 पार्टनर बन सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट ना, तो चारों के चारों तो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, तो ये सिर्फ 4 ही हैं और कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? ये मेरा सवाल है। हाँ इंडिविजुअल चाहिए भाई। हाँ अनुष्का इनका पार्टनर बनेगा। हाँ कौन? ये लोग अपॉइंट करेंगे नॉमिनी। कहाँ लिखा है? मेरे दिमाग में लिखा है कि नहीं? हाँ आस्था जी, सर मेरे को नहीं आता सर। हाँ बुक पे लिखा है सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 1 के प्रोविजो में। के प्रोविजो में मेरे साथ बोलोगे प्रोविजो तो मजा आएगा ना। लिखता है प्रोवाइडेड दैट, क्या करता है? Where one or more, या ऐसा बोलता है provided that where all the partners of the LLP are body corporates, where all the partners of the LLP are body corporate। सिचुएशन बता रहा है, क्या बता रहा है? तुम प्रोविजन को भी कभी भी पढ़ोगे ना ध्यान से समझना, सिचुएशन अलग थोड़ा करो, प्रोविजन अलग थोड़ा करो। अब जैसे ये प्रोविजन में लिखा हुआ है तो ये तो सिचुएशन बता रहा है कि सारे पार्टनर क्या रहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट रहेंगे, तो प्रोविजन लास्ट में ड्रॉप करता है वो। प्रोवाइडेड दैट क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल द पार्टनर्स, प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर बॉडी कॉर्पोरेट्स। अगर सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हुए, और क्या लिखता है? वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी आर इंडिविजुअल्स आर एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, एंड बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि दूसरी सिचुएशन में ऐसा बता रहा है कि इंडिविजुअल भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय? Point. Everybody. Such individual who are partners of LLP, such individual who are partners of LLP, and the nominee of the body corporate, and the nominee of the body corporate who are individual, and the nominee of the body corporate who are individual shall become designated partner of the LLP। कहने का मतलब ये है कि सर अगर सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अरे भाई वो लोग क्या मीटिंग करने बैठेंगे? वो लोग डिसाइड करेंगे एलएलपी का धंधा कैसे चलाना है। उन चारों बॉडी कॉर्पोरेट का कोई तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपस में बैठ के बिजनेस एग्जीक्यूट करते होंगे। तो कहता है हर एलएलपी का जो नॉमिनी होगा, हर एलएलपी का जो क्या होगा? नॉमिनी। तो नॉमिनी भी क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। उसको बना देना डेजिग्नेटेड पार्टनर। साथ हो, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ोगे? सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 7 लिखता है इन केस, अबे इन केस एलएलपी इन विच ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominee of such body corporate shall act as a designated partners। पक्का पक्का की कच्चा कच्चा क्लियर है? तो सर सारे बॉडी कॉर्पोरेट भी रहे तो उनके जो नॉमिनी रहेंगे, जो कि क्या रहेंगे? इंडिविजुअल, हम उनको क्या बनाएंगे? एलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर। साथ हो एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर क्या हुआ? 7। 7 का सबसेक्शन नंबर 1 भी हो गया। ये जो नोट वाली बात है कहां पे लिखी हुई है? एक्सप्लेनेशन में। सेक्शन 7 के सबसेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। सेक्शन 7 के सबसेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर? हेलो कितने रहेंगे? तुमने 7 के 1 में वो पढ़ा ना, बनेगा कौन? ये कहां पढ़ा? हेलो सेक्शन 149 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बोलता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर। ये तो मिनिमम मैक्सिमम वाली बात हो गई, बराबर है? 164 बताता है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, क्योंकि 164 में डिस्क्वालिफिकेशन। हेलो एवरीबॉडी। अरे यार सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि ऑडिटर कौन बन सकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन नहीं बन सकता है वो बताता है 141 सबसेक्शन नंबर 3। तो वैसे ही सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 बताया कि भाई एक इंडिविजुअल ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा। अब 2 बोल रहा है कि वो इंडिविजुअल कौन होगा, वो इंडिविजुअल कौन होगा, ये कौन बोल रहा है? 2। जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं एमओए को और एओए को, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, उसके बिना कंपनी बनेगी क्या? तो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है? एमओए और एओए। इसी प्रकार से एलएलपी के अंदर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। एवरीबॉडी। तो कहता है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर स्पेसिफाई किया है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा तो वही बनेगा। अगर एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है हर पार्टनर टाइम टू टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा तो हर पार्टनर बनेगा। अरे आर यू विद मी? यानी कि सर कुल मिला के वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा ये आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बताएगा। हेलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज the person who will become designated partner, such person will become designated partner. If incorporation document provides that every partner from time to time will become designated partner, then every partner will become designated partner from time to time। पक्का? सबसेक्शन नंबर 3। अरे सबसेक्शन नंबर पूरा रिपीट कराऊंगा वापस, लेकिन सुनते जाओ। सबसेक्शन नंबर 3, वो बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते तुमसे पूछे, है ना? तो that person shall give a prior consent before becoming designated partner। ये किसमें लिखा है? 3 में। किसमें लिखा है? 4 बोलता है जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट हुआ एलएलपी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएगी कि ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है। ये कौन सा था? 5। 5 कहता है, अरे 5 कहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर वही बनेगा जो क्वालिफिकेशन को, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन को कंप्लाई करो, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन रूल्स में अपने सिलेबस पे। और 6 बोलता है, क्या बोलता है? डायरेक्टर बनने के लिए लगता है डिन, डायरेक्टर बनने के लिए लगता है, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए लगता है डिपिन। क्या लगता है? डिपिन। डिन लेने की पूरी प्रोसीजर सेक्शन 153 से लेकर 159 तक कंपनी से 2013 में अपने सिलेबस पे नहीं है। वो सेम जो डिन के लिए लगता है सेम डिपिन के लिए लगता है। एवरीबॉडी। कितने सबसेक्शन हुए? 6। कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्या है? पहला। हेलो एक पहला इंपॉर्टेंट है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन रहेगा। एक तीसरे में रिटर्न कंसेंट है, चौथा में बोला 30 दिन के अंदर बताना है किसको? आरओसी को, जब से उसको अपॉइंट किया है तब से। आइए थोड़ा नटशेल पे क्लियर करें इसको। साथ में मेरे सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 1। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर एक बात पूछिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? अगला ही सेक्शन जो सेक्शन नंबर 8 है
उसके अंदर बताया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर करता क्या है, दिख रहा है क्या? नहीं, 8 नहीं, हाँ 8 में बताया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर करता क्या है। इतनी चिक चिक के बोला कि जैसे कंपनी में डायरेक्टर होता है, एचयूएफ में करता होता है, पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर होता है, तो ये भी धंधे को चलाने वाला व्यक्ति ही होता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन नंबर 1 किसकी बात करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कितने चाहिए? और दोनों क्या चाहिए? इंडिविजुअल। उसमें से एक क्या चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। साथ हो। सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कौन बनेगा, तो बोले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बताएगा कि कौन बनेगा, या तो बोलेगा हर पार्टनर टाइम टू टाइम बनेगा, तो जैसे इनकॉर्पोरेशन होगा। हां, सबसेक्शन नंबर 3 इज प्रायर रिटर्न कंसेंट। सबसेक्शन नंबर 4 इज 30 डेज के अंदर उसके अपॉइंटमेंट को किसको बताना है? आरओसी को। वही बनेगा जो प्रिस्क्राइब कंडीशन को क्या कर रहा है पूरा। 6 बोलता है भाई डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए डिन, एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए चाहिए डिपिन, और जब तक डिपिन नहीं रहेगा तब तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनेगा। सरल शब्दों में भाई साहब देखो, कंपनी का जो डायरेक्टर होता है एलएलपी का डायरेक्टर है, बराबर है। बस डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर नाम की कोई पदवी है ही नहीं एलएलपी के अंदर, डेजिग्नेटेड पार्टनर की, इसलिए बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और प्रोसीजर पूरा सेम है। जैसे डिन लेते हो वैसे आपको क्या लेना है? डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइए देखें थोड़ा सा समझे तो, यहां तक की तो चीजें हो गई। कहता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अगर स्पेसिफाई करता है हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन, बराबर है। और states that each of the partner from time to time of the LLP is to be designated partner. Every partner shall be a designated partner. Any partner may become a designated partner. ये दूसरा तरीका बताया जो मैंने बताना भूल गया, ये वाला तो आपको क्लियर है, आप लोग बात मत करो जी दोनों। दूसरे में चलते, कहां पे? दूसरे में। एक तरीका कौन सा है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का। एक तरीका कौन सा है? इनकॉर्पोरेशन। दूसरा तरीका है एलएलपी एग्रीमेंट का। दूसरा तरीका है एलएलपी एग्रीमेंट का। जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कौन एक्टिव पार्टनर, कौन स्लीपिंग पार्टनर, कौन नॉमिनल पार्टनर है, वैसे ही आपस में एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि भाई कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन भी सकते हो और आप सीज भी हो सकते हो इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। प्रायर कंसेंट लगेगी किसमें? 7/3 में। 7/4 में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास होगा 30 दिन में। 7/5 बोलता है वही बनेगा जो कंडीशन और रिक्वायरमेंट जो प्रिस्क्राइब उसको सेटिस्फाई कर रहा है, रूल्स में अपने काम का नहीं है। और जब तक तुम्हारे पास डीपी नहीं है 153 से 159 वाला, तब तक आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन नहीं सकते। रिपीट करो फटाफट। 7 के अंदर क्या है? मिनिमम कितने होंगे? 2। मिनिमम कितने होंगे? ठीक है, मिनिमम कितने होंगे? 2। और एक कौन होगा? नहीं, दोनों के दोनों इंडिविजुअल होंगे। एक होगा रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का क्राइटेरिया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दोनों को रेसिडेंट रहना है, किसी एक को। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पर्सन, वही रहेगा। कहता है टाइम टाइम में सारे पार्टनर रहेंगे, तो सारे रहेंगे। फिर कहता है एलएलपी एग्रीमेंट से भी आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। यहां पे क्या लगेगी? प्रायर रिटर्न कंसेंट। 30 डेज में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। फिर सीधा 6 में चलते हैं। 6 में कहता है हर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पक्का डिपिन। बड़ू जीवन पे आगे सेक्शन नंबर कौन सा था? 7। सेक्शन नंबर किस पे आते हैं? 8। साथ हो मेरे 8 में 3 जिम्मेदारियां बताया है किसकी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। साथ हो मेरे एएमटी और डीआरएस याद रखो। क्या? एएमटी और डीआरएस। बोलो एएमटी और डीआरएस क्या है? पहला वाला बोलता हूं, क्या बोलता हूं? पहला वाला डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड शैल बी लायबल फॉर ऑल एक्ट्स मैटर्स, एएमटी, ऑल एक्ट्स मैटर और थिंग्स which LLP is required to do, which LLP is required to do। हर वो एक्ट जो किसको करना है? LLP को। हर वो मैटर और हर वो थिंग जो LLP जिस चीज के लिए लायबल है उसके लिए कौन लायबल है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, पक्का। फिर मैंने डीआरएस बोला, क्या बोला? डीआरएस। डी से बोलो क्या है? डॉक्यूमेंट। आर से रिटर्न, एस से स्टेटमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी स्टेटमेंट, जो भी रिटर्न एलएलपी को फाइल करना रहेगा आरओसी को, वो कौन फाइल करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो भी पेनल्टी एलएलपी को लगेगी वही पेनल्टी किसको लगेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर को। समझ में आ रहा है क्या? देखो लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पांसिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट्स मैटर एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एलएलपी। इट एक्सटेंड्स टू फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट, बराबर है, और लायबल रहेगा ऑल पेनल्टीज के लिए। तो कुल मिलाकर सेक्शन 8 के अंदर उसके 3 चीजें बताया। कितनी चीजें? एक तो एकदम इजी है, जो पेनल्टी एलएलपी को लगेगी वो पेनल्टी किसकी लग रही है? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। डॉक्यूमेंट, रिटर्न, स्टेटमेंट जो भी इस एक्ट के अंदर भेजने हैं एलएलपी को, कौन भेजेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर वो एक्ट, हर वो मैटर, हर वो थिंग जो एलएलपी को करनी है वो कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। करता धरता। एक भाई का डाउट है कि जब पार्टनर ऑलरेडी एलएलपी के अंदर हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की जरूरत क्या है? पार्टनरशिप के अंदर भी स्लीपिंग पार्टनर रहता ही है, तो एक्टिव पार्टनर की जरूरत क्या है? बराबर बोलो। हां ठीक है। सेक्शन नंबर 7 हुआ, सेक्शन नंबर 8 हुआ, ठीक है। सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में इंटरप्रिटेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। मतलब आप बताओगे इंटरप्रिटेशन क्या है? 9 आप पढ़ो तो उस पे लिखता है एलएलपी, वर्ड क्या लिखा है? मे। एलएलपी क्या लिखा है? मे। अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फॉर एनी रीजन। द प्रोविजन ऑफ 4-5 लगेगा, चलो वो जान दो उसको। और तीसरा, इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड, सुनो ना, इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड और इफ एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसका इंटरप्रिटेशन बताओ मेरे को। लगेंगे। पहले वाले ए वाले क्लॉज का मतलब क्या है? हाँ उधर में लिखा हुआ है कि फेल करना होगा तो कर लेना बोले, मतलब इसका मतलब नहीं भी करना होगा तो मत करना। हाँ बट तुम ऑब्लिगेशन लगाओगे तब ना करेंगे। आप ही बोल रहे हो करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। हाँ भाई साहब अगर तू सोच। हाँ कोई कह रहा था नहीं कहता। हाँ इशिता जी बोलिए। पल, अनुष्का, नम्रता, विधि, सुहानी। ब्लैक टी शर्ट क्या नाम है भाई? अबे वो वाली ब्लैक टी शर्ट, सुहानी के बाजू वाला। हाँ सुहानी, हाथ उठा तू। सुहानी, हाँ उसके बाजू वाला। हाँ हाँ नहीं वो इधर उधर दिख रहा है, इधर उधर दिख रहा है इसलिए बोला। हाँ राहुल बता भाई इंटरप्रिटेशन। हाँ गायके जी। हाँ हाँ ठीक है, एक सेकंड। ना ए भाई लड़कियों के नाम के साथ साथ लड़कों का भी नाम याद है? शुक्ला, रॉबिन, रंजन, शुभम, दक्ष, सुमित। कहता है सब लड़कियों के नाम बराबर याद है, लड़कों के नाम याद नहीं है भाई, सबके याद है मेरे को। हाँ हाँ अब भाई जो मेरे से, एक मिनट, जो मेरे से वार्तालाप करता है उसके नाम याद रहेगा। अब क्लास में आ रहे जाते हो, तू वो है भाई स्पाइडरमैन। तेरा इंस्टाग्राम में नाम संस्कारी बॉय है ना? हाँ हाँ प्रियांशु है ना? मैं चेक कर रहा था तेरे को तेरा नाम याद है कि नहीं। सुनो तो भाई देख, सुनो जो बात करता है उसका नाम याद है। अब बाहर से चले जाओगे, बाहर से आओगे तो याद रहेगा नाम, सबका नाम याद है भाई, तो टेंशन मत ले। ठीक है। रंजन की गर्लफ्रेंड है क्या पूछ रहा है एक जने? अबे ऐसा मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। हाँ अच्छा इसकी वाली ता अलग है और ठीक है वो अलग है। कितनी है ऐसी पूरी क्लास पे? अच्छा बाहर है, आउटसाइड सिलेबस के बाहर। हाँ सर आप इसे स्पाइडरमैन क्यों बोलते हो? दीवार पे चिपक के पड़ता है। चलिए हाँ सर मेरा भी नाम याद कर लो, केशव पांडे। ठीक है 90 मार्क्स स्कोर करूंगा मैं, बस अब याद रहेगा तेरा नाम।
ठीक है, पूजा कौन है? पूजा मेरी स्टूडेंट है। हाँ चलिए, थोड़ा सा माहौल पे गैप क्या मिला पूरा मैं इंटरप्रिटेशन बताऊं। यहाँ पे लिख रहा है दोस्त, LLP may appoint a designated partner within 30 days of vacancy arising for any reason, बराबर। ये जो मे है, क्या है ये? मे। ये मेरे को, ए भाई तू रुकना, भाई मैं इसलिए लिखा है, मेरे को सुनोगे तो समझेगा, बातें करते रहोगे इन लोग के जैसे बैल के जैसे। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, हमारे पास 4 है। हमारे पास क्या है? हमको तो 2 चाहिए ना, उसमें 2 से 1 दोनों इंडिविजुअल चाहिए, एक उसमें रेसिडेंट इन इंडिया। हमारे पास 4 थे, एक मर गया, तो क्या दिक्कत है भाई? 7-1 तो अभी भी कंप्लाई हुआ है ना। अब वो चौथा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर था जो मर गया, तुम्हारी मर्जी पड़े 30 दिन में फिल करो, ना मर्जी पड़े मत करो, 7-1 तो कंप्लाइड है ना, इसलिए क्या लिखा है? मैं गेटिंग माय पॉइंट भाई। 7-1 में तो बोल दिया ना, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, एक रेसिडेंट होगा, तो वहां पे तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया ना। लेकिन कहता है अगर किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पोजीशन में वैकेंसी आ जाती है, आप चाहो तो 30 दिन में फिल कर लेना। चाहो तो मतलब क्या है? आपने 2 रखने बोला था, हमने 4 रखा हुआ, एक चलेगा, हमारी मर्जी फिल करना करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी है ना। यार गेटिंग माय पॉइंट? हाँ अरे रुकना मैं आ रहा हूं ना, तो एकदम बराबर। फिर जो नीचे लिखा हुआ है सी में, अंदर क्या लिखा हुआ है? सी कहता है अगर if no designated partner is appointed or if at any time there is only one designated, मतलब जहां पे 2 से नीचे गया मामला, तो भाई साहब each partner shall be deemed to be a designated. Now the interpretation is आपके पास 2 ही थे, तो 2 ही थे, एक मरा तो 30 दिन में करो, क्योंकि भाई साहब सेक्शन नंबर 7 एक रीड विद सेक्शन नंबर 9, 2 ही पार्टनर थे तो 30 दिन में फिल करना पड़ेगा। Are you getting my point? तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि at any time there is only one partner, each partner shall be designated partner, यानी कि भाई कैजुअल वैकेंसी आई और आपके 2 ही पार्टनर थे, एक चले गया तो 30 दिन में तो फिल करना ही पड़ेगा एज पर सेक्शन 7(1) रीड विद सेक्शन नंबर 9। लेकिन भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास 4 थे, एक मरा है, 3 अभी भी हैं, तो भाई 2 भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहता है तुमने 30 दिन के अंदर 2 ही पार्टनर थे तुम डेजिग्नेटेड, एक मर गया, 30 दिन के अंदर तुमने उसकी वैकेंसी फिल नहीं की, क्योंकि 30 दिन का टाइम तो दे रहा है ना ये, अब सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा कि नहीं समझा? बराबर। तो यहाँ पे मे का कारण समझा कि नहीं तुमको? यहाँ पे मे इसलिए लिखा हुआ है कि भाई अगर तुमने 7-1 में मिनिमम 2 की जगह 4-5 रखे हुए, कोई वैकेंसी आई करना है तो 30 दिन में कर लेना। अब था ही 2 तो करना तो पड़ेगा, नहीं किया तो सारे डेजिग्नेटेड, सारे पार्टनर को क्या मान लेंगे? डेजिग्नेटेड, यानी कि सारे के सारे पार्टनर लायबल रहेंगे पेनल्टी के अंडर सेक्शन नंबर 8। पेनल्टी समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेक्शन, अब इसका इंटरप्रिटेशन रियल वाला, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 रीड विद सेक्शन नंबर 9। अनुष्का जी आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया ना? नहीं आया, बराबर है। किसको किसको नहीं समझा है? किसको किसको नहीं समझा है? सबको आ गया है? अनुष्का के लिए बुद्धू है ऐसा तुम बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बोलो तुमको नहीं समझा है, साथ दो उसका। चलिए, जिसको जिसको नहीं समझा होगा, संकोच कर रहा होगा, उसके लिए मैं वापस से समझा रहा हूं। देखो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 लीगल ऑब्लिगेशन लगा रहा है किसके ऊपर? LLP के ऊपर। मिनिमम कितने रहेंगे? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों क्या रहेंगे? इंडिविजुअल। क्या तुम इसको डॉच कर सकते हो? कतई भी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने ही चाहिए। आपने नहीं डेजिग्नेट किया कोई बात नहीं, सेक्शन 9 बोल रहा है मैं सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेगा। अरे हेलो, और मैं तुमको जब पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि अगर 2 ही पार्टनर है तो दोनों क्या माने जाएंगे? डेजिग्नेटेड। तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मैं क्या करूं? सेक्शन नंबर 9, अरे सेक्शन नंबर 9 अब कहता है भाई देखो तुम सेक्शन नंबर 7 1 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 7 1 के हिसाब से उसने कितने रखने बोले थे? 2। उसने कितने रखने बोले? वो मिनिमम थे, वो कितने थे? मिनिमम। आपने 7-1 का पालन किया, 5 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखे, इसमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर मर गया। क्या आज भी आपका सेक्शन 7 सब सेक्शन नंबर 1 कंप्लाई हो रहा है? तो जो सेक्शन नंबर 9 बोल रहा है कैजुअल वैकेंसी आएगी तो 30 दिन में फिल करना क्या ये मैंडेटरी हो गया? मैंडेटरी कब होता? अगर भाई 2 से कम होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो 9 के अंदर बोलते तभी तो रहा है द LLP में फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। क्यों मैं लिखा भाई साहब? अगर मेरे पास 5 थे, एक मरा तो अभी भी तो 2 है, तो मेरे को ये लगेगा क्या 30 दिन वाली बात? लगेगा क्या? लेकिन 30 दिन वाली बात कब लग जाएगी? अब भाई साहब 5 थे, कितने थे? 4 मर गए, बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अरे हाँ अब कितने हो गए? 1। अब आपको मैंडेटरी हो जाएगा कैसे? क्योंकि 7-1 बोल रहा है कम से कम 2 चाहिए, और 7 के बाद 9 बोल रहा है अगर वैकेंसी आई तो 30 दिन में फिल कर लेना। आपको करना पड़ेगा क्योंकि 7-1 में 2 से क्या हो गए? कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कहता है अगर 30 दिन में आपने किया नहीं तो कहता है ना इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉल्स बिलो 2, सारे पार्टनर को क्या माना जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। पक्का? वाह 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 वाह, दुनिया खत्म नहीं हुई है, पार्टनर खत्म हुआ है, दूसरे को लाएंगे बाहर से। हाँ शुभम भाई माना अनुष्का का साथ देने बोला था, इतना देने नहीं बोला था, बराबर है। पूरा शरबत पी के आया है। फाउंडेशन में ऐसे ही बच्चे का डाउट आता है, बराबर है। तो फाउंडेशन में एक नया शब्द चल रहा है, बोले सर ये बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या है? बुद्धिजीवी लोग। क्लियर है भी सबको? तो अब हम एकदम नटशेल पे एक बार कंक्लूजन बोलेगा। अगर आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से ज्यादा है और उनमें से कोई एक की कैजुअल वैकेंसी होती है, आपको 30 दिन में फिल करना है, करो, नहीं करना है मत करो, क्योंकि 7-1 आपका अभी भी कंप्लाई हो रहा है। अगर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर बराबर 2 ही हैं और एक की कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो 30 दिन में फिल करना पड़ेगा। 30 दिन में फिल करते नहीं हो, जितने पार्टनर है सबके सब डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे। कहने का मतलब आपका वही है, जो एक अकेला बचा रहेगा वही डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएगा जब तक दूसरा आता नहीं। साथ में सेक्शन 6 2 भी लगेगा, अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो पक्का। सेक्शन नंबर क्या हुआ? 9। क्या हुआ? सेक्शन नंबर 9। चलते हैं सेक्शन नंबर 10। 10 इज अ पेनल प्रोविजन। क्या है? अब 10 को समझने के लिए 7 के पूरे सबसेक्शन वापस से रिपीट करो। 7-1 में क्या है? अरे कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, दोनों के दोनों इंडिविजुअल, एक रेसिडेंट इन इंडिया। पक्का? 2 में बोल रहा है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और LLP एग्रीमेंट के हिसाब से देख लो किसको डीपी बनाना है। 3 में बोल रहा है प्रायर रिटर्न कंसेंट। 4 में बोलता है पॉइंट के वहां से 30 दिन में किसको बताना है? ROC को। 5 में बोलता है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा तो प्रिस्क्राइब कंडीशन को पूरा करेगा, और 6 बोलता है और उसके पास डीपी होना चाहिए। 8 में क्या है? लायबिलिटी। 8 में क्या है? 9 में क्या है? 30 दिन में फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं फिल करते तो ऑल पार्टनर शैल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। एवरीबॉडी आर यू श्योर? बढ़ो जीवन पे आगे। अब आता है हमारे पास 10। अब आगे यहां पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 7 एंड 9, यानी कि 7 और 9 के नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी दी है 10 में। सही बोल रहा हूं? 7 और 9 के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी दी है 10 पे। 8 के लिए क्यों नहीं दी है? 8 में कोई प्रोविजन है क्या? 8 में बस यही बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को उड़ता तीर देना है।
बराबर है, कोई प्रोविजन है उसमें, वहां तो जिम्मेदारी होता है उसकी। तो 7 और 9 के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी कहां दी रॉबिन? 10 पे। गुड। पहला अगर ऊपर देखना, यहां पे किसको किसको लपेटा है? एलएलपी और उसके सारे पार्टनर पनिशेबल रहेंगे अगर आप कॉन्ट्रावेंशन किसका करते हो? 7 1 का। 7 1 बोलता है कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों इंडिविजुअल, एक रेसिडेंट इन इंडिया और सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके नॉमिनी बनाना पड़ेगा, बराबर है अनुष्का जी? हां, तो पेनल्टी कितना लगेगा? 10,000। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग 100 रुपए पर दिन का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एलएलपी के लिए 1 लाख और एवरी पार्टनर के लिए 50। यानी कि सर 10,000 की पेनल्टी तो दोनों के लिए फ्लैट है और 100 रुपए हर दिन का भी फ्लैट है। मैक्सिमम में इसके लिए 1 लाख और इसके लिए 50,000। क्लैरिटी है? 7 4 का नॉन कंप्लायंस किया। 4 पे क्या है? 30 दिन के अंदर आरओसी के पास डेजिग्नेटेड पार्टनर के पर्टिकुलर्स को रजिस्टर करवाना रहता है। तो पेनल्टी कितनी है? 5,000। किसको है? इन दोनों को। कंटिन्यू तो कितना? 100। एलएलपी को मैक्सिमम 50,000, डीपी को कितना? 25,000। फिर 7 5 एंड 9, और ये एंड 9 7 का 9 नहीं है, सिर्फ 9 है। सिर्फ क्या है? सेक्शन नंबर 9 है। वो क्या है? सेक्शन नंबर 9। एवरीबॉडी आर विद मी? तो 7 5 में क्या बोला है कि डीपी वही बनेगा जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहा है, और 9 पे बोला है कि 30 दिन में फिल करना, नहीं फिल किया तो सारे पार्टनर क्या कहलाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएंगे अपनी जगह, तुमने 30 दिन में फिल नहीं किया उसकी तो पेनल्टी लगेगी। तो कहता है पेनल्टी 10,000 की, और कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन है तो 100 रुपए हर दिन का, मैक्सिमम एलएलपी के लिए लाख और एवरी पार्टनर ऑफ सच एलएलपी के लिए कितना? 50,000। लास्ट में एक बार देख के चले जाना, बराबर है? अभी से याद करने की कोशिश करना मत, पक्का? ये क्या था? सेक्शन नंबर 10। साथ हो, रिपीट करो पूरा 1 से लेकर 10, बराबर है? बड़े जीवन में आगे। अरे भाई एकदम खट से इंजेक्शन के साथ उतरवा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी तो 17 तक पढ़ना है। मजाक मजाक में 1:30 बज गया, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ है। तुमको हुआ होगा, मेरे को पता है। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। सेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल द एलएलपी एक्ट 2008 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट डेट इज 31 मार्च 2009। सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 1, दो डेफिनेशन पर है, 2(1)(n) पे एलएलपी, 2(1)(d) पे बॉडी कॉर्पोरेट। 2 में बोलता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन दिस बट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2000 शैल असाइन द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट में जैसा मतलब बताया है वैसा। सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है 1 एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। 2 बोलता है परपेचुअल सक्सेशन है। 3 बोलता है पार्टनर में कम पार्टनर में गो बट एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर। 4 बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एवरीबॉडी एक्ट नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेक्शन नंबर 5, कौन पार्टनर बनेगा? तो कहता है एवरी इंडिविजुअल या एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। 3 प्रकार के इंडिविजुअल नहीं बनेंगे। डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पर्सन हु हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एवरीबॉडी 2(1)(d) में क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 includes LLP incorporated under this act, LLP incorporated outside India, company incorporated outside India but does not include 3 corporation, sole cooperative society, body corporate as notified by CG। सेक्शन नंबर 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट 2 पार्टनर। 2 बोलता है एट एनी टाइम, एट एनी द नंबर ऑफ पार्टनर फॉल्स बिलो 2 and LLP carries on business for more than 6 months. The alone partner who is having knowledge of the fact that LLP is carrying on business, उसको ये फैक्ट पता है कि एक ही है, shall be personally liable for all the liability of the LLP after those 6 months। 6 महीने के बाद वाली, 6 महीने तक में होने वाला 7। क्या चल रहा है? सेक्शन नंबर 7 अपने को कहता है, इस पे 6 सबसेक्शन है। कितने सबसेक्शन है? 6। पहला कहता है हर एलएलपी पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, दोनों इंडिविजुअल होंगे, एक रेसिडेंट इन इंडिया होगा, यानी कि 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में होना चाहिए। प्रोवाइडेड आपको पता है कहता है सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो कुछ इंडिविजुअल है कुछ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बोले वो इंडिविजुअल जो पार्टनर है और इन बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी जो इंडिविजुअल है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए, बराबर। 2 पे बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? बोले 2 तरीके हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखो या तो एलएलपी एग्रीमेंट देखो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोलता है कि ये डीपी बनेगा तो यही रहेगा, तो इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द पर्सन टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच पर्सन शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। इफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई दैट एवरी पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन एवरी पार्टनर शैल बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम। And a person may become DP in accordance with LLP agreement, may cease to become a DPT, may cease to be a DPT in accordance with LLP agreement। तीसरा कहता है उस पर्सन का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने वाला है प्रायर रिटर्न कंसेंट 30 डेज में उसके अपॉइंटमेंट में किसको बताना है? आरओसी को। वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन। आरओसी को क्या बताओगे? पर्टिकुलर्स। क्या बताओगे? पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। अपॉइंटमेंट से कितने दिन? 30 दिन। 5 बोलता है वही बंदा बनेगा जो वो कंडीशन को पूरा कर रहा है। 6 कहता है उसके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। 8 क्या कहता है? 3 प्रकार की लायबिलिटी बताया है डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहले तो सिंपल है, सारी पेनल्टी जो एलएलपी को लगेगी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगेगी। फिर एएमटी एक्ट मैटर थिंग्स जो एलएलपी को करना है वो डीपी करेगा। डीआरएस डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट जो इस एक्ट के अंदर एलएलपी को बोला देने के लिए डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट और रिटर्न कौन देगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। आर विद मी? आता है सेक्शन नंबर 9, कहता है भाई 30 दिन के अंदर वैकेंसी फिल करना है। मेरे को भूल जाओ तुम लोग, कितने दिन के? 30 दिन के अंदर फिल करना है। नहीं फिल किया सारे पार्टनर क्या माना जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। पक्का 10। क्या चल रहा है? पेनल्टी। पक्का आता है 11। क्या आता है? 11 दैट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। हो गया ना याद? 1 से 10 क्या बात कर रहे हो? आते हैं 11 दैट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। एक सवाल है मेरा, क्या है सवाल? ऋषिकेश जो है ना, नाम याद है मेरे को, ऋषिकेश और शिवांकित मिलके एक एलएलपी बना रहे हैं। उस एलएलपी पे फ्री एजुकेशन फॉर फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन वाले स्टूडेंट के लिए, बराबर है? एडवाइस करिए, एडवाइस करो दोनों। तुम बना लोगे ना एलएलपी? बन जाएगी? नहीं बनेगी? क्यों? सब बिजनेस के लिए बनती है। कहाँ लिखा है? वही तो पूछना है मेरे को। हाँ हाँ तुमको पता है? हाँ कहाँ लिखा है? हाँ तुमको पता है? अभी जो पेपर हुआ May 25 वालों का, फाउंडेशन वालों, सीए फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन वालों को पूछा है कि बोले फलाने 2 व्यक्ति हैं फ्री एजुकेशन देंगे, एलएलपी बनाना चाहते हैं। अब मेरे को 100% पता है उसमें 50% बच्चा लिख पाएगा, 50% बच्चा लिख नहीं पाएगा। 50% बच्चा जो है वो आंसर लिखा होगा जो एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है फाउंडेशन की मॉड्यूल पे कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। उस पे लिखा रहता है कि एलएलपी कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। माना कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखा है। अब इंस्टीट्यूट को तो चाहिए सेक्शन भाई, 3 मार्क्स का सवाल था, 3 मार्क्स का सवाल था। तो फाउंडेशन लेवल बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे रहा है, मतलब या तो लेंदी देगा, इजी देगा तो, और लेंदी नहीं तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन जिसकी कोई सीमा नहीं, और तुम्हारे पेपर में मजाक ही करते रहेगा। एक बार एकदम इजी, एक बार एकदम कठिन। अब जो चैप्टर 9 का हमने एमसीक्यू किया था जो 137 के ऊपर था, आरओसी को इन्फॉर्म करना है नहीं करना है। अब जो आदमी इतना 3 घंटे के टेंशन में बैठा है वो इतना ब्रीदिंग स्पेस लेके थोड़ी पढ़ के सोच के पढ़ रहा है वहां पे, बराबर है क्या? और अभी वाले एमसीक्यू देखो तुम,
जो सी इंटर के में 25 वाले मजाक ऊपर का तुम पूरा केस स्टडी मत पढ़ो, सीधा एमसीक्यू पढ़ोगे तो भी आंसर बनेगा, ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, बराबर। तो अब ये जो मैं एलएलपी की बात बता रहा हूं वो सेक्शन 11 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है कि एलएलपी शैल बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल बिजनेस, बराबर है। अब जो व्यक्ति डायरेक्ट आंसर करके आएगा 3 मार्क्स में उसको 1 मार्क्स देगा, वो मेरे को पता है उनकी साइकोलॉजी क्या है। और जो व्यक्ति सिर्फ सेक्शन 11 का भी रेफरेंस देगा 1 ए भी नहीं करेगा उसको पूरा 3 मार्क्स। लिखना ही इतना है कि 11 1 ए पे लिखा हुआ है कि एलएलपी लॉफुल बिजनेस के लिए ही बनेगी, लेकिन बच्चा वो 11 1 ए के लॉफुल बिजनेस में उतना फोकस रखता ही नहीं कभी कि यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ लॉफुल बिजनेस लिखा है मतलब चैरिटी होगा नहीं, उसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट याद रहता है कि एलएलपी कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो लिख के लाया होगा एस 1 के क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है कि एलएलपी शैल बी। अब जो आदमी इतना 3 घंटे के टेंशन में बैठा है वो इतना ब्रीदिंग स्पेस लेके थोड़ी पढ़ के सोच के पढ़ रहा है वहां पे, बराबर है क्या। और अभी वाले एमसीक्यू देखो तुम, जो सी इंटर के में 25 वाले मजाक ऊपर का तुम पूरा केस स्टडी मत पढ़ो, सीधा एमसीक्यू पढ़ोगे तो भी आंसर बनेगा, ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड, बराबर। तो अब ये जो मैं एलएलपी की बात बता रहा हूं वो सेक्शन 11 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है कि एलएलपी शैल बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल बिजनेस, बराबर है। अब जो व्यक्ति डायरेक्ट आंसर करके आएगा 3 मार्क्स में उसको 1 मार्क्स देगा, वो मेरे को पता है उनकी साइकोलॉजी क्या है। और जो व्यक्ति सिर्फ सेक्शन 11 का भी रेफरेंस देगा 1 ए भी नहीं करेगा, वो सेक्शन 11 के सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है कि एलएलपी शैल बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल बिजनेस, बराबर है। अब जो व्यक्ति डायरेक्ट आंसर करके आएगा 3 मार्क्स में उसको 1 मार्क्स देगा, वो मेरे को पता है उनकी साइकोलॉजी क्या है। और जो व्यक्ति सिर्फ सेक्शन 11 का भी रेफरेंस देगा 1 ए भी नहीं करेगा उसको पूरा 3 मार्क्स। लिखना ही इतना है कि 11 1 ए पे लिखा हुआ है कि एलएलपी लॉफुल बिजनेस के लिए ही बनेगी, लेकिन बच्चा वो 11 1 ए के लॉफुल बिजनेस में उतना फोकस रखता ही नहीं कभी कि यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ लॉफुल बिजनेस लिखा है मतलब चैरिटी होगा नहीं, उसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट याद रहता है कि एलएलपी कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो लिख के लाया होगा एस पर एलएलपी एक्ट 2008 एलएलपी कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हेंस फलाना ठिकाना कैन नॉट फॉर्म एन एलएलपी, बराबर है। उसको मिलेगा कितना 1 मार्क्स। और जो बच्चा लिखेगा 11 1 ए में लिखा है उसको मिलेगा कितना 3। लिखना दोनों में सेम ही था, बस एक जगह सेक्शन का क्या है रेफरेंस। समझदार बच्चा और आगे जाएगा, उसमें अनिल करके नाम लिखा हुआ था, बराबर है। तो देयरफॉर अनिल और विजय कैन नॉट फॉर्म एलएलपी, हाउएवर दे मे फॉर्म अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 स्मार्ट। तो कंटेंट भी बढ़ जाता है, रेलेवेंट भी रहता है, बराबर है, बट इतना चलना चाहिए उधर, बराबर। अब मैंने जब ये आंसर कल डाला मैंने बना के, बराबर है, तो अब बच्चों को अफर्मेशन आया होगा, कहता है सर मेरे 10 के 10 ग्रुप में अकेला सेक्शन 11 लेके आया बोले मैं, बराबर। सब बोल रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बताया मॉड्यूल खोल के किधर लिखा हुआ है। तो मुद्दा ये है, अरे मुद्दा ये है नम्रता जी, क्या हुआ, हाँ ये तुम दोनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हाँ बच्चा इसके जैसा होगा, अच्छा उसका तो नहीं था ना, हाँ ठीक है, हाँ तो मुद्दा ये है चिपक के पढ़ना पड़ेगा। बोलो सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन नंबर 1। एवरीबॉडी, एक बच्चा आ रहा है सर मेरे को 40 मार्क्स मिले थे लॉ पे, आई गेस ग्रेस मार्क्स मिला था करके, तो मेरे से नहीं पढ़ा होगा तो पक्का ठीक है। चलिए आइए, तुम जितने भी नालायक हो ना, तुम पहले, हाँ मैं बस ठीक है छोड़ो, भाई ने बोल दिया है। तुम लोग क्या होता है घूम के मेरे पास आते थे, बराबर है, तुम डायरेक्ट आ गए होते तो बात कुछ और होती, ठीक है। हाँ डायरेक्ट एंट्री है, हाँ सेक्शन 11 में 3 सबसेक्शन, कितने सबसेक्शन है, कितने सबसेक्शन है 3। पहला वाला सबसेक्शन जो है, पहला वाला सबसेक्शन उस पे 3 क्लॉज है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, पक्का पक्का। दूसरे वाला सबसेक्शन जो है, कौन सा दूसरा वाला, उसमें बताता है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या बातें बतानी है। और तीसरा वाला सबसेक्शन करता है पेनल्टी, बराबर है। तो मैं 1 पे आता हूं, किस पे आता हूं 1 बात करता है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो लिखता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर 2 और मोर पर्सन, 2 और shall be associated, 2 or more person shall be for a lawful business who shall subscribe their name to the incorporation document। ये एक क्लॉज के ऊपर 3 मार्क्स का सवाल था, इसी में लिखा है कि 2 और more person एसोसिएट होंगे लॉफुल बिजनेस, अबे लॉफुल बिजनेस के लिए जो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, सरल शब्दों में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में कंपनीज एक्ट सेक्शन 7 के। अरे हेलो, तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, फॉर द 5 साल लगातार जब दूसरे वाला सबसेक्शन जो है, कौन सा दूसरा वाला, उसमें बताता है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या बातें बतानी है। और तीसरा वाला सबसेक्शन करता है पेनल्टी, बराबर है। तो मैं 1 पे आता हूं, किस पे आता हूं 1 बात करता है लीगल रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो लिखता है फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर 2 और मोर पर्सन, 2 और shall be associated, 2 or more person shall be for a lawful business who shall subscribe their name to the incorporation document। ये एक क्लॉज के ऊपर 3 मार्क्स का सवाल था, इसी में लिखा है कि 2 or more person एसोसिएट होंगे लॉफुल बिजनेस, अबे लॉफुल बिजनेस के लिए जो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, सरल शब्दों में सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम में कंपनीज एक्ट सेक्शन 7 के। अरे हेलो, तो फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी 2 और, ये क्लॉज ए है, क्या है क्लॉज सेक्शन 11 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 8, 2 or more person shall be associated for a lawful business who shall subscribe their name to the इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी अपने को क्या बोलता है कि कहता है ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है shall be given to ROC, shall be given to of the state, of the state in which LLP proposed to get situated, बरोबर है। तीसरा क्या चल रहा है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ, उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के एक स्टेटमेंट जाएगा, क्या जाएगा एक स्टेटमेंट, जो या तो एडवोकेट देगा, या तो सीए देगा, या तो सीएस देगा, या तो सीएमए देगा, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। और जितने सब्सक्राइबर उसमें से कोई भी एक, कितने लोग दे रहे हैं डिक्लेरेशन, 5 लोग, 2 लोग, कितने लोग दे रहे हैं 2, एडवोकेट सीएस सीएस सीएमए में से कोई एक जो एंगेज है, और सब्सक्राइबर में से कोई एक, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हैव बीन कंप्लाइड। कितने क्लॉज थे 3। ए बोलता है 2 और मोर पर्सन रहेंगे लॉफुल बिजनेस रहेगा, सब्सक्राइब करेगा, बी बोलता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आरओसी को देना है, सी बोलता है स्टेटमेंट जाएगा, तो कितने लोग देंगे 2, सीएस या सीएमए एडवोकेट में से कोई एक, या तो कोई सब्सक्राइबर में से एक, यानी कि एंड, बराबर। ये 2 लोग बोलेंगे सारे रिक्वायरमेंट अपने क्या किए पूरे किए हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन 11 सबसेक्शन नंबर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के देसी भाषा में, फिर विदेशी भाषा में, एलएलपी का नाम, एलएलपी का काम, एलएलपी का प्लेस, पार्टनर का नाम आता पता गांव, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम आता पता गांव, खत्म। अब इंग्लिश में बोलेंगे।
Incorporation document shall contain the following particulars. Incorporation document shall contain the following: name of the LLP, place of the LLP यानी कि registered office, business of the LLP, name and address of the partner, name and address of the designated partner. सब सेक्शन 3 में साले गलत डॉक्यूमेंट दिए, गलत तरीके से LLP ठुकाई, बरोबर है? आइए देखेंगे क्या है सेक्शन नंबर 11, साथ में पढ़ना तो याद रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आपको क्या करना है? इनकॉर्पोरेट। कितने लगेंगे? 2 और मोर पर्सन। लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट शैल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू अ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। एक जाएगा साथ में क्या? स्टेटमेंट या तो देगा एडवोकेट या तो कंपनी सेक्रेटरी या तो ये एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP। बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि जो भी सब्सक्राइब कर रहा है उनमें से कोई एक कि भाई सारी रिक्वायरमेंट जो इस एक्ट की है वो हमने क्या की है? कंप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो ये लिखा है क्या? LLP का नाम, LLP का काम, रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये तो अदर पर्टिकुलर है। अब कहता है जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो तुमको पता है कि क्या है? फॉल्स। 2 साल तक के लिए जेल हो सकती है एंड मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 5 लाख का क्या लगेगा? फाइन। सारे सेक्शन रिपीट कर दो, पूरे नहीं, टाइटल तुम्हारे को हार्ट अटैक ना जाकर क्लियर कर रहा हूं और अपने अपने घर जाओ, बरोबर है? 11 सेक्शन हो गए आज, लग रहा है ना हो जाएगा। वो 65 मजाक में लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ सेक्शन तो सोंगे जैसे खत्म होंगे। इसको भी मैं टाइम इसलिए दिया क्योंकि मेरे को पता है फाउंडेशन में बहुत अच्छे से इसको पढ़ के आए थे, इसलिए टाइम दिया। और कल रात को जब मैं सोच रहा था मैं इसीलिए सोचा, मैंने कहा यार चैप्टर ही शुरू करते हैं क्योंकि ये वाला तो फाउंडेशन वाला है, तो फाउंडेशन वाली चीज वीकेंड के पहले, वीकेंड के बाद इंटर वाली चीज, बराबर है? उसमें भी मेरे 6 सेक्शन रहेगा क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है सीखने की, है कि ना? तो बात को सुनो, सेक्शन नंबर क्या है? 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2, 1 पे डेफिनेशनल क्लॉज, 2 के अंदर क्लैरिफिकेशन, 2 1N पे LLP का डेफिनेशन, 2 1D में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, पक्का? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 में क्या है? अरे 3 में क्या है? अरे भाई 3 के 3 सब सेक्शन है। पहला बोलता है LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसी में बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी है, 2 में बोलता है परपेचुअल सक्सेशन है, 3 में बोलता है पार्टनर में कम पार्टनर में गो, LLP गोज ऑन फॉर एवर, 4 बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए एक आना था मेरे को पता था। हाँ 5 में कहता है कौन पार्टनर बन सकता है? इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल में अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और जिसने अप्लाई किया है वो बन पाएगा नहीं। 6 कहता है मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, कभी भी 2 से कम हुआ वो अकेला पार्टनर 6 महीने के बाद सारी लायबिलिटी के लायबल रहेगा। 7 कहता है एक के अंदर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, दोनों इंडिविजुअल, एक रेसिडेंट इन इंडिया, 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कम से कम इंडिया में रहना चाहिए। दूसरा कहता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट LLP एग्रीमेंट देख लो किसको LLP का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है। तीसरा बोलता है प्रायर रिटर्न कंसेंट। चौथा बोलता है उसके पर्टिकुलर्स ROC के पास 30 दिन में फाइल करना। 5 बोलता है क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। 6 बोलता है डिपिन होना चाहिए। 8 AMT DRS पेनल्टी। 9 30 दिन में वैकेंसी फिल करो, नहीं किया सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। 10 के अंदर क्या है? पेनल्टी। 11 के अंदर 3 सबसेक्शन है, कितने सबसेक्शन? एंड 11 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। 11 का सबसेक्शन नंबर 1 3 क्लॉज में रिक्वायरमेंट बता रहा है LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कहता है 2 और मोर पर्सन को एसोसिएट करो लॉफुल बिजनेस के लिए विद इंटेंट टू मेक अ प्रॉफिट। वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्लॉज भी बोलता जाएगा ROC को। क्लॉज सी बोलता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जाएगा, तो या तो एडवोकेट CA CS CMA में से कोई एक एंड एनी वन ऑफ द सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देंगे दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP कंप्लाई किया गया है। एवरीबॉडी 2 कहता है कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। पहला LLP का नाम, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस, LLP का बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। और सब सेक्शन 3 में क्या है? पेनल्टी। बाय बाय, तालियां, बाय।